Hi, everybody. Welcome to yet another podcast of Anthropic Bike Testing with me, Gavin Phillips. Today, I've got another very special guest on the couch here today. He's been an athlete for a very long time. He's been competing in India, he's been competing abroad, and today he's a very, very successful coach. And he's a coach to very famous IFBB pros. So, without me wasting any time, let me introduce you to this pro maker, as I can say it. We have with us Mr. Samrat. Hi, sir. Warm welcome on the couch right here at Anthropic Mic Testing, sir. थैंक यू सो मच। तो सर, आपने इतने सालों से आपने compete किया into the field of body building, फिर आपने transform किया into being a coach. यस जब आप compete करते थे, आप men's physique में compete करते थे, ऑलवेज। right? तो आपका last competition कौन सा था, सर? 2021 दुबई मसल शो। तो वो मसल शो में एग्जैक्टली हुआ क्या था कि आपने सोचा कि यार ये मेरा आखिरी कंपटीशन है, इसके बाद मैं कंपटीशन नहीं खेलूंगा, ऐसे कुछ हुआ था, सर? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वो मेरा आखिरी कंपटीशन है। हाँ, तो जब मैं वहाँ पहुँचा, compete किया और मैं उस शो को जीता और फिर इंडिया आया, तो एकदम से वो आपको फेम मिलना शुरू हो जाता है कि आप वो शो जीत के आ गए। तो यहाँ पे आके एक शो को मैं जज कर रहा था। वहाँ पे किसी एथलीट से मेरा कोई बात हुआ, मैंने उसको कुछ चीज़ समझाई, उसने समझी, और फिर एक एथलीट को मैंने प्रिपेयर किया राइट, कि अपनी गाइडेंस के हिसाब से कि हाँ चलो करते हैं, एंड वो एक सक्सेसफुल मेंस फिजिक प्लेयर बन गए। उसके बाद फिर दूसरे स्टूडेंट आए, फिर तीसरे स्टूडेंट आए। मैंने कई बार बीच में कोशिश करी कि मैं अपनी प्रिपरेशन चालू करता हूँ, पर आप समझना मैं कभी कर ही नहीं पाया। या तो मैं अपनी कर सकता हूँ या स्टूडेंट्स की करा सकता हूँ। तो कोच बनना अपने आप में एक बहुत टफ काम है। अगर आप 100% कोच हो, आप खुद compete करो और आपके एथलीट भी compete करें, ये बहुत मुश्किल है। जो लोग करते हैं उनको सल्यूट है, बट मेरे बस की ऐसा नहीं था कि मैं भी एक ही टाइम पे प्रिपरेशन पे चला जाऊँ, मेरे एथलीट भी प्रिपरेशन कर रहे हो। और फिर उसके बाद हमारे पास इतने सारे एथलीट्स हो गए कि मेरे पास एक चॉइस आ गई थी कि या तो मैं compete करूँ या मेरा एथलीट compete करे। राइट। तो अब आप समझो, आप खुद को compete करना है, अब एथलीट्स को, फिर आपको एक ब्रेड एंड बटर भी देखना है ना। करेक्ट। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा भी एज अ कोच करियर अच्छा चल रहा है। तो उस दिन के बाद कभी मुझे मेरे तो फिलहाल सर आपके पास अभी कितने क्लाइंट्स हैं? वी हैव एथलीट्स की बात करूँ एथलीट्स की बात करें तो इट इज़ मोर देन 40-50। वाओ। यस। तो अगर आप 40-50 एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हो, आई डोंट थिंक यू कैन इवन रिमूव टाइम। अगर आपको अगर कम्पीट करना भी है, हाँ, नहीं हो सकता। और आपके मेरे ख्याल से एथलीट्स इंडिया के बाहर भी है। यस यस। सो दैट मीन्स यू हैव टू बी अवेलेबल एक्चुअली व्हेन यू से 24/7 24/7 रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी कॉल आ सकता है। हाँ, आप समझ के चलो, जब पीक वीक है मेरे किसी एथलीट का, एक वीक बाद शो है, हाँ, मेरा फ़ोन साइलेंट जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा? क्योंकि एक कोच ही समझ सकता है कि उसके एथलीट को क्या ज़रूरत है और कब ज़रूरत है। अगर आपने भी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे बहुत से कोचेज ऐसे रहे हैं कि हम उनको कॉल करते चले गए और वो आंसर नहीं दिए। राइट। तो जब आंसर नहीं मिलते तो कैसा लगता है, वो फीलिंग मुझे पता थी। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला जो मोटो होता है कि मैं अपने एथलीट को जितनी जल्दी आंसर कर सकूँ, उतनी जल्दी वो संतुष्टि से सो पाएगा। Right. Okay, now talking on a very nice topic now. One of India's favorite athletes is Deepak Nanda, Yes, yes. aka the Indian Rock. यस यस। Very humble, an amazing athlete, always good, always cheerful, and very respectful to anybody, no matter who. यस यस। So big hats off to Indian Rock. Why I'm talking about Deepak Nanda is because आपने उनको कोच किया हुआ है. यस He won the pro card when you were coaching him. यस Right? यस। Can you share a little about how that entire experience was about training with the Rock? बेसिकली मैं और दीपक, हाँ. हम लोग एक दूसरे को जानते हैं 2006 से। Oh, long way. हम लोग एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही फैशन टीम में हुआ करते थे। अच्छा. बाइक स्टंट साथ किया करते थे और रात को फैशन शोज कर आ रहे हैं। तो ये ऐसे जर्नी शुरू हुई थी। हाँ. फिर कॉलेज के बाद आपको मालूम है एक गैप आ जाता है। उसके बाद फिर दोबारा हम लोग मिलना शुरू हुए। फिर जब मैं शो के बाद आया तो दीपक एक शो की तैयारी कर रहे थे। उसके बीच में एक होता है ना कि कोविड हो गया था। कोविड के बाद फिर वो शायद इसी मुंबई वाले शो की तैयारी कर रहे थे, प्रो क्वालिफायर की। एज अ भाई बात होती थी कि भाई ये चल रहा है, कभी मिल लिए। तो वो कोचिंग वाला सिनेरियो नहीं था। तो दीपक के एक इंटरव्यू में दीपक ने ये बात बोली थी। तो किसी एक बॉडी बिल्डर ने कुछ ऐसा कमेंट पास किया था जो सुन के मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था। इमीडिएटली आई कॉल्ड रूपल
उस रात को। क्या बोला था सर उसने? बहुत सारी चीज़ें कि लोगों के बाल उड़ जाते हैं, लोग बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें थी, मतलब मैं कैमरा पे बोल भी नहीं सकता, अच्छा, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली थी। वो सुन के मुझे बड़ा बुरा लग गया था कि मतलब चाहे कुछ भी हो, तुम एक बॉडी बिल्डर, तुम दूसरे के बारे में ऐसा बोल कैसे सकते हो। करेक्ट, ओके। तो मैंने उसी दिन, शायद वो दिवाली थी उस दिन या दिवाली उसके अगले दिन थी, मैंने दीपक को, रूपल को फ़ोन किया था कि दीपक कहाँ है, तो उसने कहा अभी जिम गया है। तो मैं कहा आएगा तो मेरी बात कर रही हो एक बार। तो जब आया तो मैंने बोला क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, तो उसने मेरे को सारी चीज़ें बताई, ऐसे ऐसे प्लान्स चल रहे हैं। तो तभी दीपक को कौन कोच कर रहा था? दीपक उस टाइम आई गेस रजत के साथ थे, अच्छा, और मेरे को एग्जैक्टली शायद रजत के साथ थे। ओके। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने बोला कि सिर्फ मैं तेरा कोच हूँ, है ना। जो मेरी नॉलेज के हिसाब से जो मुझे चेंजेस लगे, सही है। जैसे चेंजेस लगे, दीपक के साथ कपिल भाई भी है, वो भी उनको गेनिंग में, बल्किंग में हेल्प कर देते। मेरा रोल वही 7-8 दिन 15 दिन लास्ट का था, जिसके अंदर जो मेरी समझ से मैं कर पाया वो मैंने किया, और ठीक है, रिजल्ट आया था जो भी आया था। But he was very good performer on stage जब। यस ही इज। आप समझो ना, ही वाज अ डांसर इन कॉलेज। अच्छा, तो दीपक डांसर हुआ करता था जब कॉलेज में था, तो वो, और तभी से ही वाज वेरी पैशनेट। तो बीइंग ऑन स्टेज एंड ऑल, वो तो फियर तो था ही नहीं पहले से। तभी था ही, ये बहुत अच्छा डांसर होता था दीपक जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे। और आप समझ के चलो, वो जो 2006 की दोस्ती थी वो आगे आई, फिर वो मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था या सिर्फ एक क्लाइंट नहीं था। Yeah, it was more because you know for a very long time. एक कनेक्ट था। हम लोगों ने कॉलेज में बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया। और ऐसा नहीं कि कॉलेज में हम लोग ऐसे थे कि बस हाय हेलो टाइप, हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे। यही चीज़ था, आज बॉडी बिल्डिंग करते हैं तब फैशन टीम की प्रैक्टिस और डांस की प्रैक्टिस किया करते थे। राइट, राइट। ओके, इसीलिए ही इज़ अ गुड, वेरी वेरी गुड सोल। सुपर। अच्छा, नाउ टॉकिंग ऑन टू कॉन्टेक्ट सर, आपके पास 40 क्लाइंट्स के 40 के ऊपर क्लाइंट्स है। हाँ अभी हर एक बंदे को ऑब्वियसली बॉडी तो बनानी है। हाँ अटेंशन मिलता है सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा करके, लोग कंटेंट डालते हैं सोशल मीडिया पे अपने जिम वर्कआउट्स, फिजिक के, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए। ट्रू। जो लोग फोकस्ड हैं उनके काम में, उनके स्टेज पे, उनके परफॉर्मेंस पे, वो लोग थोड़ा बहुत कम एक्टिव हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज देयर फोकस इज समवेयर एल्स। 100%। राइट। तो आपको ऐसे लोग आते हैं जिनको बॉडी बनाना है जस्ट दिखावे के लिए, जस्ट टू शोकेस ऑन सोशल मीडिया, जस्ट फॉर फोटोज, रील्स, वीडियोस, जस्ट टू गेट दैट अटेंशन। आप समझ, दो अलग तरीके के लोग हैं। हाँ जी। एक है जो आके बोलते भाई मेरे को सिर्फ बॉडी बनानी है, हम पूछते कि टारगेट क्या है, वो बोलते भाई कुछ भी नहीं है, बॉडी बनानी है बस। अगर छोटा है, जिसको समझ कम है, और हम समझा सकते हैं कि भाई सी इट्स अ बिटर ट्रूथ, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो मेडिसिन हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट है। कोई कितना भी सेफ चले, साइड इफ़ेक्ट है। मैंने फेस किया है, और आई एम श्योर हर बॉडी बिल्डर ने फेस किया होंगे। तो एक लड़का 19-20 साल का जो ऑलरेडी हमारे पास आने से पहले भी एनाबॉलिक यूज़ कर चुका है, वो बड़ा शॉकिंग होता है हमारे लिए। मैंने बोला अगर तेरे को सिर्फ फ़ोटो शूट करना है, सिर्फ मॉडल बनना है, एक 6 पैक डिसेंट फिजिक चाहिए, वो विदाउट एनाबॉलिक 100% बन सकती है। राइट। क्यों लेना है? क्यों लेना है? जब लेना है जब आपका ब्रेड एंड बटर ही है। हम लोग बॉडी बिल्डर, हमको पता है कि हमको गेम क्या खेलना है, हमें ये चीज़ लेनी पड़ेगी। करेक्ट। तो जब हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है। और जो सोशल मीडिया के लिए आते हैं वो सोशल मीडिया के लिए ही आते हैं, और मेरे जिम में कैमराज अलाउड ही नहीं है। अच्छा, वो आओ। एग्जैक्टली। मेरे जिम में आप वर्कआउट के बीच में कितने लोगों ने मेरे को बोला है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा लास्ट पोस्ट जो मैंने किया होगा वो एक बार जाके चेक करोगे, आपको पता चलेगा वो 23 मई 2023 है। सर, इस एक साल में मैंने अपने पेज से कोई पोस्ट नहीं किया, सिर्फ कॉलेब एक्सेप्ट किए होंगे। लोग कहते हैं भाई आप ट्रेनिंग कराते हो, आप ऐसी ट्रेनिंग कराते हो, आप वैसी ट्रेनिंग शूट करो। मैंने शूट कराऊंगा तो ट्रेनिंग नहीं करा पाऊंगी, है ना। तो हमको ऐसा लगता है कि जब आप समझ के चलो, मैं बहुत सारे देशों को देखता हूँ, चाहे वो अफगानिस्तान ले लो, चाहे वो ईरान, ऐसे लोग जहाँ पे ये सोशल मीडिया इतनी हाइप नहीं है, पर वहाँ के बॉडी बिल्डर्स इतने खतरनाक है। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है जिस दिन वो ओलंपिया क्वालिफाई करेंगे ना, वो उसी दिन फेमस होंगे। करेक्ट। हमारे यहाँ आदमी पहले इतना फेमस हो जाता है कि उसको ज़रूरत ही नहीं लगती उसको ओलंपिया, उसकी भूख खत्म हो जाती है। हाँ, ये गेट्स ऑल द अटेंशन, पहले ही इतना अटेंशन मिल जाता है। इसलिए वो पहले स्टार बन गया ना। करेक्ट। तो जब आप स्टार बन ही गए हो तो फिर आपको स्टारडम मिल गया है ना, तो और क्या चाहिए? क्या करना है आपको? एक्जैक्टली। और यहाँ लोग जैसे मेरा मानना होता है कि आदमी, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग सिर्फ प्रो कार्ड तक ही खेलना चाहते हैं कि हमको प्रो कार्ड मिल गया, उसके बाद क्या? वो तो चाहना ही नहीं चाहते ना। और अगर कोशिश भी करते हैं तो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि स्टार वो बन चुके होते हैं प्रो कार्ड लेने तक।
हर बार आगे भी एक जर्नी होता है ना, ये तो सिर्फ शुरुआत, प्रो कार्ड जीतने की शुरुआत है। एग्जैक्टली वो फर्स्ट स्टेप है, ये चीज़ समझते नहीं है लोग। यहाँ तो क्या, आप सोशल मीडिया पे फेमस हुआ, आप देख लेना कोई एथलीट अगर सोशल मीडिया पे फेमस नहीं है और वो प्रो कार्ड जीतने के बाद फेमस हो जाता है, उसके एफर्ट्स बॉडी बिल्डिंग की तरफ कम हो जाएंगे, सोशल मीडिया पे बढ़ जाएंगे, है ना। अभी ये मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है। अब समझ के चलो कि अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ, एक बिल्डिंग 20 माले का मंजिल है और मेरे को उसे जंप करना है, माई ब्रेन विल नॉट कंसीव इट। इफ माई ब्रेन विल नॉट कंसीव इट, आई कैन नॉट अचीव इट। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे को मिस्टर ओलंपिया बनना है, माई ब्रेन विल कंसीव इट। वो बोलेगा तू बन सकता है। करेक्ट। इफ माई ब्रेन विल कंसीव इट, आई विल अचीव इट। करेक्ट। दिस इज ट्रूथ। कोई बोले ये गाड़ी जा रही है, इसके सामने कूद जा, योर ब्रेन विल नॉट कंसीव इट। कैसे कूद जाऊंगा? कोई कह रहा है ये पार्क है तो उसमें एक राउंड मार दे, योर ब्रेन इमीडिएटली कंसीव कि मार देता हूँ। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि आदमी उसको यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच चुके हैं देयर ब्रेन विल नॉट कंसीव दैट दे कैन बिकम मिस्टर ओलंपियन। तो जब उनके ब्रेन ने कंसीव कर लिया है कि वो इनको नहीं बना तो दे कैन नॉट अचीव इट। तो एफर्ट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। वहीं मैं ऐसे एथलीटों को जानता हूँ जिन्हों के ब्रेन ने कंसीव किया हुआ और वो कांस्टेंट लगे हुए हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए। ये इस फर्क है हमारे यहाँ के एथलीट्स में और बाहर के एथलीट में। बाहर के एथलीट फेमस नहीं होते, उनको पता है कि जब तक वो जो कंसीव किया हुआ है उसको अचीव नहीं करेंगे वो फेमस नहीं होंगे। वी हैव अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईरान टीम। आप देखोगे जो दिल्ली के अंदर जिसने वाहिद बाजपेयी जो लोग जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था क्लासिक फिजिक के तरह, उनका टिकट भी मेरे जिम्मे लगा हुआ है। अच्छा। वो मेरे को गिफ्ट करके गए थे उस टिकट का। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। तो और वो मिस्टर ओलंपिया में भी 6 या 7th आए हैं शिवम की कैटेगरी में, पहला ओलंपिया था उनका। राइट। तो मैंने उनसे पूछी कि फ़र्क क्या है? कह रहे भूख का फ़र्क है। हम लोगों की भूख ओलंपिया स्टेज पे पहुंचने के बाद ही ख़त्म होती है, क्योंकि हमको उससे पहले खाना भी नहीं मिलता। हमारे देश में पैसा नहीं है और हम ये प्रो शो जीत के और सोशल मीडिया ये जो चीज़ है ऑफ बॉडी बिल्डिंग ना, इट शुड बी ग्रोन विद इन यू कि मुझे वहाँ तक चढ़ना है। हाँ, प्रो कार्ड इज जस्ट अ टिकट, इट्स द फर्स्ट स्टेप टू योर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। बट लोगों को आप समझ के चलो, मैंने एक कोच से एक बात पूछी थी बहुत पहले कि ऐसा आपको क्या लगता है कि हम इंडियंस जो है वो एज़ कम्पेयर टू दी फॉरेन बॉडी बिल्डर्स वहाँ तक नहीं पहुँचते। कहता है आप इंडियंस जो हो मिस्टर दिल्ली बनने तक वो सारा ड्रग यूज़ कर लेते हो जो आदमी मिस्टर ओलंपिया तक करता है। करेक्ट। फिर कुछ बचता ही नहीं है। ज़्यादा ओवरडोसिंग भी होता है इसलिए लोगों में। आप समझो ना, आपने सभी कुछ तो ले लिया, आप रोज प्रोटीन खाना शुरू करो, आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी, असर ही करना बंद कर देगी। करेक्ट। तो यहाँ वो सब कुछ ले लिया जाता है, जो कि मैंने भी लिया है किसी टाइम पे। इतना सारा एनाबॉलिक्स जो आज हम अपने प्रो एथलीट को भी नहीं देते होंगे। बट तभी आपको वो गाइड नहीं करते थे जो आप कम्पीट करते थे? जो करते थे वो भी तो ऐसे ही कोचेस थे ना। आप समझ के चलो, देयर वाज अ कोच, ये 2018 या 17 की बात होगी मेरे हिसाब से। उसने मेरे को कोई चीज़ दी, जस्ट यूज़ इट। मैंने वो चीज़ यूज़ करी और जब यूज़ करी तो आधे घंटे बाद मैं अनकंफर्टेबल होना शुरू हुआ। और जब मैं अनकंफर्टेबल होना शुरू किया तो थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट वेल, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। मैं पहुंचा गंगाराम हॉस्पिटल। वहाँ जाके उन लोगों ने मेरे को चेक करना शुरू किया। मेरी शुगर चेक करी, इट वाज 35। और वो 3 दिन 14, 15, 16 अगस्त मेरे कैलेंडर में नहीं है। आई वाज इन कोमा। मुझे याद ही नहीं है वो 3 दिन कहाँ गए। मेरा ब्रेन ही कॉन्शियस नहीं, मुझे पता ही नहीं है उन 3 दिन क्या हुआ। मुझे होश में आने में 3 दिन लग गए। बाप रे। तो आप समझ के चलो, उसके बाद मुझे शुगर हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर ड्रॉप होने से इतना डर लगने लगा था। मेरी उंगली के अंदर प्रिक कर करके सारी उंगलियां दिन में 100 बार प्रिक करके मैं बस थोड़ा सा सर घूम रहा है प्रिक कर लिया, प्रिक कर लिया, चेक कर लिया, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा शुगर ड्रॉप। वो डर बैठ गया था। गंदा। आप समझ के चलो, वो एक वक्त ऐसा आया था, लोग कहते हैं ना कि सक्सेस को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरे साथ हुआ है। जब मैं और सत्यम की आप बात कर रहे थे 2015 से, बोला हमें लगा नहीं था हम सुपर कोई स्टार होगा कभी। आप हर शो जीत रहे हो, हर शो जीत रहे हो, हर शो जीत रहे हो, आप कुछ भी नहीं थे। आप समझ के चलो, ऐसा नहीं, मेरी जो पढ़ाई हुई वो सब अलग थी। कोई तो वजह रही होगी ना कि मैं इस इंडस्ट्री में घुस गया। मैं हमेशा फिट रहता था, आई वॉज अ फिटनेस मॉडल शुरू से। अब 7-8 साल मॉडलिंग करने के बाद आपको क्या चाहिए? थोड़ा तो फेम चाहिए ना। और आपको पता है कि फैशन मॉडलिंग के अंदर फेम मिलना नहीं मुश्किल है, हर घर में फैशन मॉडल है। अब किसी ने मेरे को ऐसे ही बोल दिया, मैं मेंस हेल्थ का कवर पेज शूट किया था, उसके बाद किसी ने बोल दिया एक शो हो रहा है मिस्टर दिल्ली, कम्पीट कर ले। मैं कहा इसमें क्या करना है? कहता है मेंस फिजिक नई कैटेगरी आई है। मैंने कहा यार ये तो कभी किया नहीं। तो कह रहा एक बार करने में क्या प्रॉब्लम है? भाई वो मेरे को लेकर चले गए, त्यागराज स्टेडियम में हुआ था।
IBBF का मिस्टर डेली था, हाँ, साहिल खान उसमें गेस्ट थे, हाँ, और अब उन्होंने मेरे को शॉर्ट्स और पॉलिश वॉलिश लगा दिया। हाँ, और आई गेस पहले ना ये हाइट का ये चक्कर नहीं था, ओपन कैटेगरी थी, सब एक ही 250 लड़के एक ही कैटेगरी में। वाह, ठीक है, उन्होंने से उन्होंने टॉप 50 निकाले, मेरा नाम आ गया, आई वाज हैप्पी। फिर टॉप 10 निकाले, फिर से आ गया। अब टॉप 10 के बाद उन लोगों ने शायद टॉप 5 अनाउंस करने थे, तो वो साइड में कर दिए, उसमें भी मैं आ गया। अब उन्होंने 5th 6th 3rd ऐसे करके 5th 4th 3rd अनाउंस करना शुरू किया। फिर हम 2 लोग रह गए। हाँ। तो दूसरा लड़का मेरे से बोला, भाई बड़ा कंपटीशन टफ था ना। मैं कब मैं यहाँ तक आया तो मैं गोल्ड ही लेके आऊँगा, मुझे उम्मीद ही नहीं थी मैं यहाँ तक आऊँगा। करेक्ट, तो मैं वो शो जीता था, अरे और जैसे ही मैं वो शो जीता तो हमारे यहाँ जो हमारे ये जो बिरादरी है ना, हाँ, ये जो जाट गुजर हम लोग जो लोग हैं, उन लोगों ने, आप समझो आपको स्टार बनने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम कर दो, वो स्टार अपने आप बना लेते हैं। हाँ, वो उठा के ढोल बजा के घर लेकर गए, और 2-3 कोई जिम ओपनिंग में बुला रहा है, कोई अपने जिम पे लंच के लिए बुला रहा है। तो दिमाग में कहा यही तो चाहिए था। 7-8 साल से जो तो स्ट्रगल कर रहा है, कभी बॉम्बे जा रहा है, कभी पोर्टफोलियो बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, आज तक इनमें से किसी भी आदमी ने तेरे को नहीं बोला। यानी कि आपका मेन प्लान था टू गेट इनटू मॉडलिंग, बी एन एक्टर एंड और समथिंग लाइक दैट। ये था कि अब आप समझो ना, कॉलेज के लड़के का क्या मन होता है कि थोड़ा सा तो फेमस मिलना चाहिए, और कहीं और ना हो, अपने आपस के सर्कल में तो लोग इज्जत करें ना, यार बंदा कुछ है। करेक्ट, आपके पेरेंट्स को लोग बोले, अरे आपका लड़का तो ये जीत गया। तो वही था कि अपने लोकल में तो फेमस हो जाए। करेक्ट, और उस एक शो ने इतना फेमस कर दिया, फिर समझ आ गई यही करना है। हाँ। उस साल मैं सारे कंपटीशन खेला और मैं सारे कंपटीशन जीता, वाह, और मैंने ऐसे चलना शुरू कर दिया था। फिर जो 2017 में मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ, ऐसी तबीयत खराब, 42 ऐसा बॉडी वेट बचा था, अरे बाप, साल में 5 बार टाइफाइड। मैंने वो सब गलतियां करी थी जिन गलतियों को मैं अभी बता रहा हूँ कि ये यूज़ करना है, इतना यूज़ करना है, इतना ड्रग यूज़ कर लो, क्योंकि पहले तक कुछ नहीं किया था। फिर तो आपको इंटी तो आपने फर्स्ट जब कम्पीट किया था आपके फर्स्ट शो कोई में, नॉलेज ही नहीं थी। नहीं, सो वो यू ऑन ड्रग्स दैट टाइम? जब मैं मॉडलिंग किया करता था, हाँ। फैट बर्नर ले लिया, एक छोटा मोटा कोई टैबलेट ले लिया, वाटर आउट पिल ले लिया, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि बहुत सारा कुछ यूज़ किया था। जैसे फिर जब आप पहला कंपटीशन जीत गए तो आप किसी ने आपको बताया अब तो ये भी यूज़ करना पड़ेगा, आपकी भूख बढ़ गई, आप कुछ भी करने को तैयार रहते हो, आप कोई भी एनाबॉलिक यूज़ कर लोगे बिना उसके बारे में पढ़े। तो आपको इंट्रोड्यूस किसने किया एनाबॉलिक्स में? थे इंडस्ट्री के अंदर कुछ आज बहुत बड़े नाम है वो, अच्छा, उन लोगों ने, और ये नहीं बोलूँगा गलत थे, उनको जितनी समझ थी उन्होंने बताया। और ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे को ये बोला कि मैं तेरे को इतने का सामान बेचूंगा, उन्होंने मेरे को बता दिया ये जाके ले ले। हाँ, बट आप समझ के चलो मेरी अकल, मेरी बुद्धि कहाँ थी कि मैं ले भी रहा था हाँ, बिना ये समझे। आज मेरे को ये पता है कि मेरे को कोई अमेज़ॉन से 1000 रुपये का गैजेट ऑर्डर करना है, हाँ, तो मैं पहले सारे रिव्यूज़ पढ़ लूँगा जाके करेक्ट, कि ये क्या है, ये क्या है, किसने बनाया। और आज मैं एथलीट्स को देखता हूँ वो कुछ भी यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर बिना पढ़े, बिना रिव्यू लिए। क्यों? मतलब जो चीज़ आपको जान से मार सकती है, आप 1000 रुपये का गैजेट, और वही आदमी अगर एक गैजेट खरीदने जा रहा है उसके बारे में सब कुछ पता कर लेगा, हाँ बनाए कैसे खुद बनाए। के बारे में इतना खुद की बॉडी में एनाबॉलिक डालने से पहले वो कुछ नहीं पता कर, रिसर्च नहीं करते। पता ही नहीं, बिल्कुल भी कोई रिसर्च नहीं करनी। आप पता करके चलो, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने आप को बहुत बड़े कोचेज और बहुत बड़े प्लेयर कहते हैं, आप उनसे एक ही सॉल्ट के 2 अलग अलग नाम ले दो, उसको वो बोलेंगे 2 अलग सॉल्ट है। उनको पता ही नहीं लगे इक्विपोज बोल्डेनॉन ये दोनों एक ही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी नाम लेकर दे रहे हो, उनको पता ही नहीं है, वो सोचते हैं 2 अलग चीज़ें हैं। और वो इतना सारा एनाबॉलिक आपकी बॉडी के अंदर डालते हैं कि किसी ना किसी से तो बॉडी बन गई है ना, उनको पता ही नहीं है, खुद भी नहीं करता कि बॉडी बनी किससे है। बराबर, सभी कुछ डाल दिया ABCD सब। यानी कि इतना कुछ डालते हैं, बट फॉर लोकल कंपटीशन कोई बड़ा कंपटीशन के लिए? आप समझे ना, जब मैं छोटा सा कंपटीशन जीता था, मैंने दूसरा कंपटीशन, तीसरा कंपटीशन और 5वां 10वां कंपटीशन जीतने के तक मैंने वो सब एनाबॉलिक यूज़ कर लिया था जो नाम आज सुनता हूँ मैं। अरे बाप रे, आप समझ के चलो, आज मेरे एथलीट, आप किसी से भी पूछना, ना कोई एथलीट सॉल्ट कट करता, ना वाटर कट करता, ना कार्ब कट करता। इवन नॉट ऑन शो डे मैं ना नमक, कार्ब, पानी कुछ नहीं बंद करवाता, क्योंकि मैंने खुद ने 2-2 महीने तक बंद करके देखा हुआ जब मेरे को जो कराई। और आप समझ के चलो, मैं सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल होता था। हाँ, मुझे एक बार दिन याद है, मैं प्रेप पे था, पता नहीं कौन से शो की तैयारी कर रहा था, मेरे को बोला था कि वेस्टलरी की ढक्कन में पानी पीना है, हाँ, बस इतना ही पीना है कि गला गीला हो जाए। हाँ, और उस दिन मैं वो पी के ऐसे जा रहा था, मैं अपने घर की सीढ़ी के नीचे खड़ा होकर देख रहा हूँ मेरी सीढ़ी है कौन सी। मेरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया था और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मेरी सीढ़ी कौन सी है इनमें से। अरे बाप रे,
और ये आई एम श्योर बहुत सारे एथलीट है जो कनेक्ट करेंगे, जो समझ पाएंगे जिनके साथ ये भी। एब्सोल्युटली। अगर कोई समझ रहा है कि ये वो तपस्या है, जो कोचेस बोलते हैं कि आपको बॉडी बिल्डिंग में तपस्या करेगी, तो तपस्या नहीं है ये सेल्फ किलिंग है। कोचेस आपको बोलेंगे ये तो होगा, ये जब पानी कट करोगे, वाटर कट करोगे, पता है क्या 30 दिन में बॉडी बनानी है, बट 40 दिन में नहीं होता। वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी से वाटर आउट कर देंगे, कार्ब आउट कर देंगे, नमक बंद कर देंगे 1-2 महीने के लिए। आप कहीं ना कहीं ऐसे हो जाओगे, श्रिंक हो जाओगे, आपकी पसलियाँ दिखने लगेंगी, सब कुछ दिखेगा। तो पर ये साइंस नहीं है ना। आज वहीं पे मेरा एक एथलीट 12 महीने से मेहनत कर रहा है, नॉन स्टॉप मेहनत कर रहा है एक डाइट को 12 महीने से। अगर वो बल्किंग कर रहा है तो उसी राइस को जो आज वो 100 ग्राम खा रहा है, वो 300 ग्राम खा रहा है। उसी चिकन को 150 की जगह 200 ग्राम खा रहा है। वो 6 मील ले रहा है, क्लीन 6 मील ले रहा है, पूरे साल कार्डियो कर रहा है। उसको ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की। मैं लिख के बोलता हूँ आपको, आप मेरे किसी भी एथलीट से पता करके पूछना, मेरी पीठ पीछे भी पूछोगे, वो आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, सम्राट भाई कभी ये नहीं बोलते कि तेरे को नमक छोड़ना है, पानी छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है। वो कहते चिल रहे। हम 3 दिन पहले फूड लोडिंग करते, जो कि आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे कोचेस कराने लगे। पहले तो यही नहीं पता होता कि स्टेज पे चढ़ने से पहले खाना क्या है। आप समझ जान ही नहीं होती थी कि स्टेज के ऊपर जाना कैसे है। आई थिंक नॉलेज नहीं थी, इवन नॉट अवेयर नहीं लगी है। पर मैं आज भी ऐसे कोचेस देख रहा हूँ जो आज भी ये काम करते हैं। मैं कोचेस को गलत नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक करो। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरे एथलीट के 3-4-5 शो में रैंकिंग कम हो रही है और मैं उसको नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं अपना हाथ पकड़ के अपने एथलीट का दूसरे कोच से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, कि अब तो इससे कोचिंग ले लें, क्योंकि मुझे लगता है मेरी लिमिट ही है इनकी। और मुझे लगता है होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आप एक एथलीट, या तो ये कोच ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसका एथलीट किसी और कोच के पास चला जाए। क्यों भाई? नहीं, बट आजकल मेरे ख्याल से ये भी चल रहा है ना कि अगर किसी कोच के अंडर वो अगर एथलीट कम्पीट कर रहा है, एंड ऑब्वियसली वो एथलीट का भी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे जीतना है, हाँ, बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी, इज इन्वेस्टिंग टाइम, मुझे जीतना है। एंड अगर वो जीतने पाते वो कोच बदल देता है, बट टाइम लगता है कोच और एथलीट को समझने के लिए। इट्स अ टाइम प्रोसेस, इट्स नॉट एन इमीडिएट प्रोसेस। पर ये समझो, ये जब समझ होगा ना, जब कोच और एथलीट के बीच में बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग तो है नहीं ना, दोनों इतने ओपन ही नहीं है कि वो ये सारी बातें कर पाए, है ना। अगर आज मेरा एथलीट मेरे से बोलना चाहता है कि सर मेरे को कोच चेंज करना है, हाँ, तो मेरे को उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो ये बोल पाए। मेरे को उसको डर में नहीं रख सकता, और ऐसे कैसे कर देगा, ये कैसे कर देगा, मैं में नहीं रह सकता। अभी लोग पता है क्या है कि आप समझो, एक सेंस और एक मन, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। लोग, और इन दोनों की आंखें नहीं है, ना तो हमारे सेंस की कोई आंख है, ना हमारे मन की कोई आंख है। और लोग इन दोनों को भरने के चक्कर में पूरी उम्र बिता देते हैं, है ना। एक छोटी सी कहानी में अभी सुन रहा था कि एक आदमी था जो एक झोपड़ी में रहता था, दूसरा आदमी था वो राजा था। राजा बड़ा परेशान था कि उसको संतुष्टि ही नहीं थी, और वो जो झोपड़ी में रहता था उसने पूछा, इब्राहिम तो इतना कैसे खुश रहता है? तो कहता, सर इसको मैं आप सुबह चलो समझाता हूँ। वो एक कुएं पे लेके गया, उसने एक उसको बकेट दी जिसके नीचे से होलो था। तो उसने कहा तुझे ये बकेट भरनी है उस वाली बकेट से जिसके नीचे से फुल है, पर मेरे से क्वेश्चन नहीं करेगा कुछ भी। वो आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पानी डालने जा रहा है, पर कंडीशन तो ये थी क्वेश्चन नहीं करेगा। पर फिर जब वो दुखी हो गया, उसने पूछा कि सर ये क्या कर रहे हो, इसके नीचे तो ये है ही नहीं, तो पानी तो इसमें टिकेगा ही नहीं। करेक्ट। तो कहता वही तो चीज़ है ना, कि अगर आपके मन के नीचे बेस आपने बना लिया, आप सेटिस्फाई हो गए, तो अभी तक लोग जीते उस चीज़ से कि उसको भरने की कोशिश करनी है, और सेटिस्फैक्शन तो है ही नहीं ना। एक आदमी नॉर्मल लाइफ में भी खुश है, एक आदमी को कुछ भी मिल जाए वो खुश है। मेरे को समझ में आया कि मेरे को compete करना बंद कर देना चाहिए। जब कभी लाइफ में लगेगा, मन करेगा तो दोबारा compete कर लेंगे, तब कोचिंग नहीं कराएंगे, अपनी टीम को एक सुपरविजन में छोड़ देंगे। तो एथिक्स बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। है ऐसे नहीं है कि कोचेस नहीं है जो एथिक्स के साथ काम नहीं कर रहे, है ना। पर जैसे अभी हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे, अभी मेरे 3-4-5 दिन से कोइंसिडेंस मेरे साथ ऐसा होता है, मैं डिप्रेशन के बारे में बड़ी बातें करता हूँ कि 19-20-21 साल के लड़के बोल रहे भैया डिप्रेशन हो गया रखा है। बट किस बात है? सोने की टैबलेट बता दो, एंजाइटी की टैबलेट बता दूं। मुझे एक बात बताइए सर, आप अभी जो लोग आपको बोल रहे हैं मुझे डिप्रेशन है, मुझे नींद नहीं आ रही है, डू दे वर्क आउट इन द जिम? यस। आर देयर एथलीट्स और आर देयर एथलीट्स भी हैं जिन लोगों ने अपना गेम खेलना करना बंद कर दिया है, जनरल फिटनेस के लोग भी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। आप समझिए लोग किस चीज़ का डिप्रेशन है, मैं कभी ये चीज़ समझ नहीं पाया। पहली बात तो मैं डिप्रेशन ही नहीं समझ पाया कि डिप्रेशन क्या होता है। डू दिस गाइस कंज्यूम टर्बिन और समथिंग लाइक दैट टू वर्क आउट? नो, वो सारे लोग आजकल लेते हैं। एनाबॉलिक भी नहीं लेते, ऐसे भी लोग हैं जो एनाबॉलिक नहीं लेते, वो भी डिप्रेशन में है। मेरे को नहीं समझ आती, घर से अच्छे, परिवार में सब कुछ है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन है।
आप समझो ये फैंसी बीमारी है। मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगने लगा है बोलना कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मेरे ख्याल से सिंपैथी गेन करने आ रहे हैं यार, बेचारा है। बेचारा है, पर बेचारा बनना क्यों है? आप समझ चलो, जब हम लोग इस एज में ये बात करते हैं कि यार सुबह उठना है, जल्दी करना है, ये करना है, वो करना है, और वहीं पे आप 22 साल के लड़के से सुन रहे हो कि वो डिप्रेशन में है, आपको क्या लगेगा कि मतलब कहाँ जा रहा है यूथ, है ना? आई थिंक आजकल जिंदगी बहुत फास्ट हो रहा है उन लोगों के लिए। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक बुक पढ़ रहा था, मेरे को पढ़ाई का थोड़ा सा शौक है, इट वॉज अबाउट भगत सिंह। तो एक पेज पे लिखा हुआ था कि भगत सिंह के बारे में, जैसे उसने कि 23rd की एज में उनको फांसी हुई। वही मेरे पास 23 साल का लड़का वैसे बैठ के कह रहा है सर मैं डिप्रेशन में। और समझो क्या आपका दिमाग है। थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली। हाँ, और ये बहुत बड़ा रीज़न है उसका, हाँ, फोन्स और इंटरनेट। कल ही कोई मेरे को बता रहा, पता नहीं कौन सी आजकल रिसर्च चल रही है, वो ब्रेन में चिप डालने के लिए 2-3 साल में फ़ोन बंद हो जाएंगे। मैं सुन के डर गया। बट दिस इज एक्चुअली बिकम अ पॉइजन इन पीपल्स लाइफ। जिधर भी जाए, इफ यू गो एनीवेयर एंड यू ऑब्जर्व, everybody is on their phone, no matter where, what, how, where, everybody. आप अपने घर में 4 लोगों को गेट टुगेदर के लिए बुला लो, 10 मिनट बात करेंगे फिर खत्म हो जाएगा। बस उसके बाद आप देख के रखना कि हो क्या रहा होगा वहाँ पर। मतलब मेरे साथ 2-3 लोग आते हैं, हम लोग शाम को बैठते हैं, हमको बोलना पड़ता है तू फ़ोन रख, फिर फ़ोन उठा लिया। मतलब ये हमारी आदत है, हमारे बीच में कोई भी फ़ोन उठाएगा ना दूसरा टोक देगा, फ़ोन रख नीचे, फ़ोन रख। तो यानी कि वो भी एक बीमारी है बहुत बड़ी, जो समझ में नहीं आती। इट इज वेरी कॉमन थिंग। यस यस यस। तो अभी अब मेरे को अच्छा लगने लगा कि इंडिया में बड़े स्टेजेस आ गए हैं, प्लेयर्स बड़े हो गए हैं, और एनाबॉलिक को लेके अब लोग अवेयर हो गए हैं और खुल खुल बात कर रहे लोग। बिल्कुल खुल के। पहले आदमी डरता था एनाबॉलिक के बारे में बात करने से, राइट वो ये बोलने से डरता था कि मैं यूज़ करता हूँ। राइट। पर अभी लोग, अच्छा जैसे बहुत टाइम से ना लोग एम्प यूज़ कर रहे थे, टर्मिन यूज़ कर रहे थे, करेक्ट। आज लोग ये बोलने लगे कि एम्प और टर्मिन के प्रॉब्लम्स है। लोग एक्चुअली खुल के बात करते हैं एम्प और टर्मिन के बारे में। यू वॉन्ट बिलीव, अब आप सुनते हो ना एम्प एम्प, एज अ कोच आपका मन करता है कि क्या चीज़ है, इसके बारे में पता कैसे हो। तो मेरे को भी ये शौक चढ़ा इसके बारे में पता कैसे करते हैं, मैं यूज़ करके देखते हैं। इंसुलिन सिरिंज पे 0.5 क्या होता है, मतलब 1 ml का 8वां हिस्सा, वो मैंने एक दिन यूज़ करके देखा कि क्या करता है। यू वोंट बिलीव, 6 महीना लग गया छोड़ने में। क्या बात कर रहे हैं आप? 6 महीना लग गया छोड़ने में। क्यों? सिर्फ रिसर्च के लिए मैंने यूज़ किया। हाँ कि चल इतना सा यूज़ करता हूँ। मैं खुश, हाँ पूरा दिन खुश। अगले दिन करे भाई, एक दिन में रिसर्च थोड़ी होती है, मैं अपने मन को ही समझा रहा हूँ। हाँ। मैं उसके अगेंस्ट था, अगर चल आज थोड़ा सा और, चल 15 दिन की रिसर्च स्टडी तो बनानी पड़ेगी। हाँ तो मैं लिख भी रहा हूँ खुद को। आप समझो, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे को बोल रहा है कि तू गलत कर रहा है, और मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहा हूँ अरे रिसर्च भी तो बनानी पड़ेगी, स्टडी नोट्स भी तो बनाने पड़ेंगे। तो 15 दिन के नोट्स, फिर वो 0.5 हो गया 10.10 में, फिर वो हो गया 1.5 में, फिर हो गया 20 पॉइंट पर। क्या बात कर रहे हैं आप? तो इसके बाद को 3 महीने मेरी रिसर्च ही ख़त्म नहीं हो रही। मैं यहाँ रिसर्च के चक्कर में एडिक्टेड हो गया, सिर्फ एक दिन इसलिए यूज़ करने से कि मैं एज अ कोच मेरे को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। तो अब छूटे कैसे फिर? 6 महीने बाद मेरे को मेरे गट में प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरे को खाना डाइजेस्ट ना हो, उल्टियाँ होनी शुरू हो जाए। मेरे साथ के लोग मेरे को बोलने लगे तू बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, तू गुस्सा बहुत कर रहा है। मतलब मेरे होंठ सूखने लगे, मुझे प्यास लगने लगे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को मिला नहीं कहीं से। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वो ही लेते थे आप? यूज़ करना है, क्योंकि अरे एनर्जेटिक हो गए हो, ये हो गए हो। और एक दिन मेरे को मिला नहीं, मैं परेशान, मैंने सारी दुनिया में फ़ोन कर लिए। एक बंदे ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, वहाँ तो नहीं है। मैं कहाँ है, मिलेगा कहाँ, दिल्ली में किसी के पास नहीं मिले। मैंने दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट बुक करी, मैं मुंबई गया, एक लड़के से लिया, वहीं ट्रेनिंग करी। अरे बाप रे। सोचो मैं जिम में नहीं आ पाया कि मैं इसको अगर आज मेरे को मिलेगा नहीं मैं जिम जाऊंगा तो नहीं। मैं जिम जाऊँगा ही नहीं। जिम क्या जाऊँगा, मेरा दिन ही नहीं निकलेगा। मैं मुंबई गया, वहाँ से ख़रीदा, फिर वापस आया। अब सोचो ये क्या चीज़ होगी जिसके दिमाग में यूज़ करने से पहले था कि ये जहर है। तुझे सिर्फ ये देखना है कि इसको क्या, और आप बिलीव करो वो जो 6 महीने थे ना, इन बातों को शायद आज 2 साल 3 साल निकल गए हैं, बट आज उसकी दिन को मैं भुगत रहा हूँ। मेरी बॉडी में इतनी पावर होती थी ना, इतनी पावर होती थी, आप समझ के चलो आप एक आर्टिफिशियल पावर के ऊपर हो। हाँ। आप एक जेन सेट के ऊपर हो जो हाई वोल्टेज जेन सेट है। मेरी कैपेसिटी थी 10 किलो उठाने की, मैं उठाता था 40 किलो, 50 किलो। कार्डियो करता था 2-2 घंटे, 2.5 घंटे। समझो मैं जब दुबई मसल शो compete कर रहा हूँ, जब कोई शर्ट नहीं यूज़ करनी, उसके बाद एज अ कोच समझने के लिए ये सब यूज़ किया, और आज
उसके बाद मैं बिना दर्द के आज तक कभी नहीं सोया हूँ, क्योंकि वो तो छोड़ दिया। सोचा कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं परेशान हो रहा हूँ, बट ये था कि यूज़ नहीं करना। एक दिन एक लड़के ने दिया, मैंने दीवार में बोतल तोड़ दी, मैं कहा यही यूज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी यूज़ कर लूँ। मैं एनाबॉलिक छोड़ दिए, मैं पतला हो गया, मेरे को भूख नहीं लगती थी। मैं कहा नहीं, 2 महीने हो गए जिम नहीं गया, 3 महीने, मैं पूरी ज़िंदगी नहीं जाऊँगा, बट ये यूज़ नहीं करूँगा। बट आप समझ के चलना, उसके बाद आज भी मैं बिना दर्द के सो नहीं पाता, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी इंजर्ड हो चुकी थी उस 6 महीने में, ओवर ट्रेनिंग कर करके। संडे कोई कहते कि भाई आज संडे रेस्ट होना चाहिए, पे काय का रेस्ट, ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करो, मैं मज़ा आने लगा था मेरे को। तो जब वो 1 ml तक पहुंच गया, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, तो मतलब 6 महीने रियलाइज़ होते चलेगी कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। हार्ट रेट कभी ऊपर जा रहा है, रोज़ रात को जाके ईको करा रहा हूँ, ECG करा रहा हूँ। एक दिन मैंने सोचा, मैं क्या चल चेक कराते कि बॉडी में इतना पेन क्यों है। तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि इट्स अर्थराइटिस और इट इज़ ऑल इन्फ्लामेशन इन योर बॉडी। फिर मैंने रीज़न बताया, तो उसने बोला ये इन्फ्लामेशन आज तक क्यों है मालूम है तुझे? तेरे उस शिट की वजह से, तेरे जॉइंट्स। यानी कि अभी तक यू हैव बॉडी पेन? आज भी मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। ओह माय गॉड। और सोचो, रिसर्च के लिए यूज़ किया था। आप रिसर्च एक रात के लिए, एक दिन के लिए लेने वाले थे, लेकिन एक 6 months। 6 महीना लगे मुझे छोड़ने में। जो आदमी उसके एडिक्टेड हो गए, जिनको मज़ा आता है, वो उसको कैसे छोड़ेंगे? अब आप समझ के चलो, समझदार आदमी जिसको पता है कि ये क्या चीज़ है और इसको क्यों यूज़ करना है, इसको इसलिए यूज़ करना है कि लोगों का छुड़वा सके कि क्या फीलिंग होती है, वो आदमी इस चीज़ से निकलने में इतना टाइम लगा रहा है। तेरे से जो एडिक्टेड, एक्चुअली एडिक्टेड है, वो उनको जिसको पता ही नहीं कि वो क्या ले रहे हैं, जिसके ऊपर से लेवल हटा के रखा हुआ है, इसे प्री वर्कआउट में यूज़ कर, इट्स अ प्री वर्कआउट। उस आदमी को यही नहीं पता 1 साल तक कि वो यूज़ क्या कर रहे हैं। आपने मतलब आप समझ के चलो, मैंने डोज जो है 1 ml रोज़ माई मैक्सिमम डोज। आपने किसी आदमी से बात करी होगी, आपको क्या लगा होगा मैक्सिमम डोज कितनी हो सकती है? 3 ml 4 ml। यू वोंट बिलीव इट। काश मैं उस लड़के का नाम ले पाता और उसका एक्सपीरियंस सुनवा पाता, क्योंकि शायद वो बोल भी देगा। इट वॉज 50 ml पर डे, क्या बात कर रहे हो 5 बॉटल्स। आप? नॉर्मली एक बॉटल कितना चाहिए? आप समझ के चलिए 10 ml की बॉटल है, हाँ तो 10 दिन में लोग उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, जैसे जो डोज मेरी थी, जिसमें मैं डर गया था, ठीक है। वो एक दिन में 5 बॉटल ख़त्म करता था। वाह, तो उसका क्या हालत होगा? उसके सारे ऑर्गन्स ड्राई हो गए थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बट वो कैसे बचा वही जानता है। बचा वो भी उसी दिन जिस दिन उसने छोड़ा। तो आप समझ के चलो, अब आप ये सब चीज़ें जब देखते हो तो आपका कई बार मन करता है इंडस्ट्री छोड़ दे यार, लोगों को नहीं सुधार पाएगा, खुद ख़राब हो जाएगा। तो जितनी ये इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रही है, उतनी ये ख़राब भी ग्रो कर रही है। लोगों का इंटरेस्ट, मैंने बोला ना कि कोचेस नहीं रह गए हैं, डीलर बन गए हैं। कि किसी एथलीट को एक सामान देने की जगह है, अगर 5 सामान देंगे, एक सामान पे 1000 रुपये बचाएंगे, 500 रुपये बचाएंगे तो 2500 आएगा। 10 सामान देंगे तो 5000 आएगा। तो 5 की जगह 10 सामान देते हैं, 15 सामान होते हैं। और इसके बारे में आपका आई गेस हमारे बारे में हमारे एथलीट ही बता सकते हैं कि हम लोगों का क्या इंटरेस्ट और क्या नहीं। Hi guys, hope you're really enjoying the podcast. This is a small break that we're taking to tell you about Andropic. Andropic is in India's #1 all-natural testosterone booster. Now, if you're wondering what is the actual ingredient of Andropic, there's only one ingredient, and it's fenugreek. Already, we know fenugreek very well as methi. So, fenugreek is the only ingredient in this testosterone booster. Now, men above the age of 25 can easily consume Andropic, and it's preferable to consume Andropic at night before heading to bed or in the morning when you wake up. So you feel tired, you feel lethargic, you want to have that feel, that energy throughout the entire day. All you need to do is pop one pill of Andropic and feel the energy. If you're working out in the gym and you feel you need to gain some muscle or you need to lose some fat, the one solution that you have is Andropic. लोग जानते हैं मेरी टीम से कि कितने सारे ऐसे एथलीट हैं जिनों के अंदर मेरे को चाह दिखी है कि हाँ इस लड़के के अंदर चाह है, ये करेगा। वो कोई फेमस नहीं है, वो उसको कोई भी नहीं जानता, उसने बस मेरे को बोला कि मुझे करना है। पहले 6-8 महीने मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि ये लड़का ऑनेस्ट है,
ऐसे बहुत सारे लड़के, एक का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा फीस दिया मेरे को ऑनलाइन, एक टाइम आई उसने कहा कि सर मेरे पास थोड़ा फीस कम है, पर तब तक मैं समझ चुका था कि ये लड़का ऑनेस्ट है। अगर आप किसी सप्लीमेंट कंपनी से बात करते हो कि यार इस लड़के को स्पॉन्सर करना है, वो क्या देखेगा, उसका इंस्टाग्राम देखेगा, करेक्ट, उसकी रीच कितना है तो कंटेंट। मैं सप्लीमेंट ब्रांड से जिनके मैं एथलीट हूँ या जो मेरे नोन्स है, मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, मेरी कमिटमेंट पे इसको 1 साल स्पॉन्सर करो, बस 1 साल, उसके बाद 2 साल इससे काम मैं निकलवा के दूंगा तेरे को, और ट्रस्ट मी 1 साल बाद ये अपने गेम का सबसे बड़ा नाम होगा। तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हम लोग बिना फेमस हुए भी स्पॉन्सरशिप दिलाते हैं, और थैंक्स टू दोज ब्रांड्स जो देते हैं। एक्चुअली बिकॉज बहुत सारे लोग जो को ये स्पोर्ट उनको पसंद है, दे लव द स्पोर्ट, बट बिकॉज ऑफ बीइंग नॉट वेरी फाइनेंशियली स्टेबल दे नॉट एबल टू गो अहेड। एंड आई नो दीज ब्रांड्स कि जो लोग बिना चाह के बस बोलते हैं कि सम्राट तू बता कौन लड़का है जिसको ज़रूरत है, नॉट जस्ट सप्लीमेंट्स, एनाबॉलिक्स, जो बता दे तू बता इसकी प्रेप का कितना खर्चा है, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री में। वाह। और टचवुड में उन लोगों के साथ कनेक्ट हो। हाँ, सो बट देन ब्रांड एक्चुअली स्पॉन्सर करते हैं लोग एथलीट्स को। एग्जैक्टली। अब मैंने अपने शो के अंदर ब्रांड को बोला कि आप इस एथलीट को क्या दोगे। हाँ, बोला जो तू बोलेगा वो हम कहता तेरे हिसाब से एक एथलीट के लिए मंथली खर्चा सप्लीमेंट कितने का बहुत है। मैंने बोला आप बताओ ना आप कितने का दे सकते हो। मैं कहा मेरे हिसाब से 20-25 हज़ार रुपये बहुत है। कहता मतलब 2.5 लाख रुपए साल का बहुत है ना। तेरे जो विनर्स होंगे 2.5 लाख रुपए का चेक मेरे से ले लेंगे, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जीतने के बाद 1 तारीख को अपनी लिस्ट भेज देंगे, उनको क्या यूज़ करना है, चाहे वो पॉपुलर हो या ना हो। तो मेरे शो के अंदर तकरीबन ऐसे ब्रांड जिनका कोई मतलब नहीं था, उन लोगों ने 10-10 लाख की स्पॉन्सरशिप दी है। wow, that's really nice of them. It's very good to have brands like this that just help in supporting athletes. एटलीस्ट आई नो 5 to 6 ब्रांड्स जो फेमस नहीं है, जो जिनका कोई बड़ा एथलीट नहीं है, जो लोग मुझे नहीं पता कैसी सेल करते होंगे, बट आई एम श्योर उन लोगों के जो प्रोडक्ट है वो इतने ऑथेंटिक है, वो लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। हाँ, वही चीज़ होता है। देयर आर ब्रांड दैट ओनली फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड प्रोडक्ट्स, दैट व्हेन एन एथलीट और एनीवन कंज्यूम्स इट, रिजल्ट मिलना चाहिए। आई स्वेयर अभी जो एक ब्रांड है जिसको मैं एंडोर्स करता हूँ, आप बिलीव करो आज 4 महीने हो गए मेरे को, मैंने आज तक कोई पोस्ट नहीं डाला उस ब्रांड का। और उसने मेरे को कभी नहीं बोला कि कोई पोस्ट डाल। तो वो तो मेरा हर महीने मेरे पैसे, मेरा स्टैक मेरे पास भिजवा देता है। उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? इनसे 1 साल से बात चल रही थी। 1 साल से मैं हर महीना इनका सामान मंगाता था, यूज़ करता था। अच्छा, कोई पैसे की बात नहीं हुई, इन्होंने कहा यूज़ करके देखो। आप समझना, एक प्रोटीन था, प्रोटीन को यूज़ किया, मैंने बोला चल सुबह यूज़ करता हूँ, सुबह खाली पेट यूज़ किया, कोई सिस्टम में दिक्कत लगी, मैंने उसको बताया, उन्होंने वो चेंज किया। फिर एक दिन मैंने डिनर में यूज़ किया, मैं कहा चल आज डिनर में यूज़ करता हूँ, उनको बताया, चेंज किया। एक दिन 2 मील खाकर, ऐसे मैंने पूरा नोट बनाया उसका 2 महीने का कि इस टाइम खाता हूँ ये होता है, इस टाइम खाता हूँ ये होता है, और हर एक प्रोडक्ट का ऐसे। और उन्होंने वो हर प्रोडक्ट को चेंज किया। वाओ। मैंने कहा आप समझ के चलो, आप प्री वर्कआउट ले रहे हो कोई, तो एक बार मैं एम्प्टी स्टमक ट्राई करूँगा, फिर मैं 2 मील के बाद ट्राई करूँगा कि कितना हिट दिया, पंप कितना था, फिर मैं मिड आफ्टरनून में ट्राई करूँगा 3 मील्स के बाद। एक दिन मैं सोने से पहले लूँगा कि मेरे को कितने घंटे बाद नींद आई। तो ऐसे करके 2-2 महीने 3-3 महीने के जब मेरे नोट्स हुए, तब उन्होंने वो प्रोडक्ट्स बनाए। हर बाप रे। और मेरे जैसे और 3 लोग मेरी टीम के इसी रिसर्च पे लगे हुए थे। तो कोई कंपनी जब आपके कहने से इतना चेंज डाल रही है, तो 100% वो अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं। करेक्ट। इसलिए वो डाल रहे हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई उनकी सेल बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, क्या हो रहा है। ऑब्वियसली सब कमाना चाहता है, और बाय द गॉड ग्रेस वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट, बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिस पीपल आर अमेजिंग। जैम अगर ऐसे और 2-4-10 ब्रांड इंडिया के अंदर आ जाएंगे, काम हो जाएगा एथलीट्स का, अच्छे एथलीट्स का। वहीं पे मैं ऐसी कंपनीज भी देख रहा हूँ जो कंपनीज के प्रोडक्ट में बिल्कुल दम नहीं है, बट उन लोगों इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को ले लिया है ना। करेक्ट, कि वो अपने आप लोग ले रहे रिसर्च को कोई समझना ही नहीं चाहता, ये यूज़ करने में। मैं भी यूज़ कर लूँगा, 4 महीने बाद वही एथलीट किसी और ब्रांड को यूज़, हमें करेक्ट, तो फिर क्या करोगे? तो दूसरा यूज़ करेंगे। बट एक तरीके होता है ना कि यार इतना बड़ा एथलीट इतने साल से एक ही चीज़ अगर प्रमोट कर रहा है। ऐसे तो बहुत कम एथलीट है ना जो बहुत सालों से एक ही चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। मैं भी नहीं है, मैंने भी शायद 2 साल में 3 ब्रांड बदल दिए होंगे। आप समझ लो, मैं भी बोलने लगूँ कि मैं हूँ, नहीं मैं भी नहीं। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मैं आज जिस ब्रांड के साथ हूँ वो कल वाले से अच्छा होगा। करेक्ट।
जो पहला था उससे अच्छा आज बहुत अच्छा मेरा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हल्के ब्रांड को साइन किया हो, या मेरा टारगेट हमेशा से एक रहा है कि अच्छा मिलना चाहिए, जिसको आप रेफ़र करो तो मज़ा है। करेक्ट। तो हमेशा से यही रहा है। बाकी तो आज के टाइम में जिसका धंधा जैसे चल रहा है वो वैसे धंधा चलाने के चक्कर में वहीं पे लोग फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, आप समझो ना, नॉलेज में वहीं पे लोग करोड़ों कमा रहे हैं नॉलेज से। राइट। तो व्हाट इज योर टेक ऑन नेचुरल सप्लीमेंट्स? Natural supplements are always natural. नहीं, what I mean is like someone wants to compete without anabolics, possible है? 100% है, बट आप समझ के चलो उनका स्टेज भी अलग है फिर। दैट इज IC है, नेचुरल कंपिटिटर्स। इफ यू टॉक अबाउट कि क्या एक नेचुरल एथलीट एनहांस एथलीट को हरा पाएगा, पॉसिबल ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो compete करना और जीतना बिल्कुल सही है, बट कौन से स्टेज पर? नेचुरल एथलीट नेचुरल्स के बीच में जीत जाएगा, क्योंकि वहाँ सारे नेचुरल्स होंगे। पर ये सवाल कि एक नेचुरल विदाउट एनाबॉलिक्स यूज़ करके स्टेज के ऊपर आ सकता है, यस आ सकता है, बहुत अच्छी कंडीशन तक आ सकता है और बहुत आगे तक जा सकता है। बट बेस्ट में कब जा सकता है? जब वो अपने ही ट्रैक पे भागेगा, है ना, कि नेचुरली नेचुरल में ही खेलना है, नेचुरल में आर्नोल्ड क्लासिक खेलना है, जो भी उनके नेचुरल गेम होते होंगे, करेक्ट, उसी में मिस्टर वर्ल्ड बनना है, बन जाए। आज ICN होता है इंडिया के अंदर, तो बहुत बड़ा स्टेज है। आई स्वेयर मैंने उनका शो देखा, मैं हिल गया गोवा जाके, इतना बड़ा स्टेज। हमारे शोज़ के अंदर मेंस फिजिक के ओवरऑल में 6 कैटेगरी होती है, वहाँ मेंस फिजिक ओवरऑल 27 कैटेगरी। अरे बाप रे, 27 ग्रुप्स के बीच, विनर्स के बीच में मेंस फिजिक हुआ था। अरे बाप रे। आप सोच के चलो 1100 कंपेटिटर्स, तो वो एक अलग ही इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आप समझ के चलना, हम लोग हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि एनाबॉलिक, ये एथलीट को समझना पड़ेगा कि वो क्या यूज़ कर रहा है। जब तक वो रिसर्च नहीं करेगा वो धोखा और मार ही खाएगा। उसको रिसर्च करनी बड़ी ज़रूरी है। हमेशा आपके एनाबॉलिक का खर्चा आपकी डाइट के खर्चे से कम होगा। बॉडी बिल्डिंग का जो हम लोगों के हिसाब से रूल कहता है, अगर आप 15,000 की डाइट खा रहे हो महीने में, तो आपका एनाबॉलिक 15,000 से नीचे का ही होगा, वो 15,000 से ऊपर का नहीं होगा। सही। लोग क्या कहते हैं, डाइट खाते 10,000 की, एनाबॉलिक उनके कोचेस देते हैं उनको 50,000 का पर मंथ, और बोलते हैं ये तो है ही ऐसा। बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि आपकी डाइट से कम का आपका एनाबॉलिक होना चाहिए, मतलब डोजेज इतनी होनी चाहिए। राइट। और आप सवाल करो ना यार अपने कोच से, या फिर लोग अब उसको इज्जत बोलते हैं, मैं बेवकूफ़ी बोलता हूँ कि आप अपने कोच से इज्जत और शर्म में सवाल नहीं कर रहे हो, आप डर से सवाल नहीं कर रहे, है ना। तो वो समझदारी नहीं है। मेरे जैसा कोच होगा और उसके किसी स्टूडेंट ने, उसने से 3 महीने मैं उसको जो बोल रहा हूँ वो करे जा रहा है, वो मेरे से सवाल ही नहीं कर रहा, शायद 3 महीने बाद मैं ही निकाल दूंगा अकेडमी से, कि तेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ना। कि आप समझो ना, सवाल कौन करेगा? जिसको भूख होगी पानी। करेक्ट। जिसको भूख ही नहीं है वो सवाल भी कुछ नहीं करेगा। तो अगर आप अपने कोच से सवाल ही नहीं कर सकते हो और इतना अंधविश्वास कर रहे हो, तो फिर आपके अंदर भूख नहीं है। या तो वो कोच उनका वो गलत फायदा उठाएगा। 100% उठाएगा, कोई भी उठाएगा ना। आप समझ के चलो, आप और मैं अपने आप को ही ले लेते हैं, हमको मौका उठाने का अगर चांस मिलेगा हम नहीं उठाएंगे। एब्सोल्युटली। कोई क्लाइंट, अगर आप समझ के चलो आपने कोट किया 2 लाख रुपए, आपको पता है कि आप 1 लाख रुपए लेते हो, आप शो कर दोगे। मेरे को पता है मैं 50,000 रुपये लेता हूँ, मैं ट्रेनिंग करा दूंगा। कोई आके मेरे को 1.5 लाख ऑफर करा क्या, मैं नहीं लूंगा? बिल्कुल लूंगा। मतलब एब्सोल्युटली, तो मैं भी तो फायदा उठाऊंगा। क्या? पर वहीं पे एक क्लाइंट मेरे बारे में सब कुछ जानता है कि ये है, वो मेरे बारे में रिसर्च कर आएगा, कितने पैसे लेते हैं, कैसे ट्रेनिंग कराते, तो वो हो सकता है कि 50 के 40 भी करवा ले। पर वो 40 कब कराएगा? जब सवाल करेगा, जब उसकी चाह होगी कि यार मेरे को पैसे बचाने हैं, मेरे को पैसे बचाऊंगा तो कल सेल कर पाऊंगा। जो आदमी आपके पास आई से एटीट्यूड से रहा है, चाहे आपने कितना बोला 1 लाख लो, 1 लाख रुपए, एनाबॉलिक कितने का? 50,000 का, ये लो। तो ये समझ के चलो उसको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, वो तो बस आ रहा है आपको पैसे करने के लिए। हाँ, करेक्ट। तो उसके अंदर चाह नहीं है, बनी तो बनी, नहीं बनी तो कल को आपको बुराइयाँ देकर चला जाएगा। आपको कभी कोई एथलीट आता है 90 डेज या 45 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? बहुत सारे। क्या उनका जर्नी कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है? उस टाइम में उनका जो बेस्ट हो सकता है, देखो इस इंडस्ट्री का ना, वेट लॉस हो गया या मसल बिल्डिंग हो गया, कोई इसको कितना भी घुमा ले, कान यहाँ से पकड़ ले, वहाँ से पकड़ ले, इट इज़ ऑलवेज अबाउट सरप्लस एंड डेफिशिएट। किसी को अगर अपनी बॉडी को रिप करना है तो डेफिशिएट इज़ द ओनली वे, और उसको आप सुपर डेफिशिएट नहीं कर सकते
कि आपने इतना कर दिया कि तो आदमी जी नहीं पाएगा। आप हेल्दी वे में उसको डेफिशिएट करके 8 हफ्ते में जितना सपोज करो कि 5 किलो कम कर सकते हो तो 5 ही किलो कम कर सकते हो। आप उसको 15 किलो कम करने की कोशिश करोगे, वो चौथे महीने में 20 किलो बढ़ जाएगा। कि आज पानी छोड़ दे, नमक छोड़ दे, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, वो कितना पॉसिबल है। और हम लोगों के पास जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर सिर्फ यही चीज़ है कि अगर आपका कम हुआ है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको आप लाइफस्टाइल में ना जी सको, है ना। फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल। तो आपका ब्रेकफास्ट वही होगा जो आप पूरी ज़िंदगी खा सकते हो। मेरा एथलीट है, लोग बोलते हैं सिर्फ चिकन ब्रेस्ट खाना है, बॉईल कर कर ही खाना है। मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ टमाटो अनियन ग्रेवी के साथ खाना है और मसाला डाल के खाना है। क्यों नहीं खाना? मुझे बताओ ना, टमाटो अनियन, और हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, अगर हम मसाले नहीं खाएंगे हम वैसे बीमार पड़ जाएंगे। वहाँ मसाला क्या प्रॉब्लम कर रहा है? मुझे कोई जवाब तो दे दो, कोई साइंटिफिकली प्रूव करके ये चीज़ बता दो कि भाई एक आदमी टमाटर प्याज खाएगा उसकी बॉडी में फैट आ जाएगा। कहाँ से आएगा ना? पर ये तो क्यों सूखा खाना है? क्यों उसको सजा बना रहे हो आप अपने एथलीट के लिए? नहीं, बॉडी पनिशमेंट। एग्जैक्टली। और उसको पनिशमेंट नहीं, उसको तपस्या बोला जाता है। वो बोलेगा इसमें तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो उनको पनिश कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए। आप किसी भी एक सो कॉल्ड बहुत बड़े कोच से मिलना, आप बोलना मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और स्पेशली वो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का होना चाहिए, क्योंकि बाकी कोचेज़ को मैं समझदार बोलता हूँ। ये जो लाइफस्टाइल कोचेज़ होते हैं, जो डाइटिशियन होते हैं, ये समझदार होते हैं। हमारी बॉडी बिल्डिंग के अंदर समझदार भी और बेवकूफ़ भी है। आप उनसे जाकर बोलना, स्पेशली बड़े कोच से, कि भाई मेरे को ना कुछ भी बता, बस ट्रांसफॉर्मेशन कर दे 3 महीने के अंदर। वो आपको जो डाइट चार्ट लिख के देगा उसमें कार्ब का नाम ही नहीं होगा, होगा तो बहुत ना के बराबर। फिर आपको बताएगा एनाबॉलिक, आप बोलना भाई एनाबॉलिक नहीं लेना, पॉसिबल ही नहीं। बोले कुछ तो लेना पड़ेगा। चल भाई कुछ बता दे, कुछ में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। बोले सिर्फ डाइट बता। वो आपको सबसे पहले जो 2 चीज़ छुड़वाएगा वो कार्ब और सॉल्ट। फिर आप बोलोगे यार ये थोड़ा ना, मेरे को ऐसा लूज लूज सा लग रहा है, ये वाटर है, वाटर कट कर दो। यार मेरे को थोड़ा अच्छा दिखना है गोवा जाने के लिए, आप ट्रस्ट में जो मेरे को बोलते हैं ना, मेरे को गोवा जाने के लिए अच्छा दिखना है, कुछ बताओ, हम उनको भगा देते हैं। हाँ, बहुत सारे वो एक चीज़ है, गोवा जाना है तो मेरे को बॉडी अच्छी चाहिए। हाँ, हम उनको भगा देते हैं। गोवा जाना है 6 महीने बाद जाना है, आ जा। 6 हफ्ते बाद जाना, भाग जा, क्योंकि 6 हफ्ते में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तेरे को नुकसान दिए बिना। सिर्फ नुकसान ही देना पड़ेगा। तो आप समझो, आप इस तरीके से करोगे ना, लोगों को शायद 2, 4, 5 साल लग जाएगा आपका नेचर और बिहेवियर समझने में, पर 5 साल बाद आप एक सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे, क्योंकि आप अपने एथिक्स के साथ काम करो। और हो सकता है कि आप पैसा शायद जो दूसरे लोग जो एडवांस तरीके से कर रहे हैं उनसे 10% ही कमा पाओ, पर वो 6 साल बाद आप कहाँ पे होंगे और वो कहाँ पे होगा, आप समझ के देखना, आपका ग्राफ हमेशा ऊपर ही होगा। मेरे को किसी आदमी ने बोला था, गोइंग टू स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू रीच द सक्सेस। इट शुड बी अ स्लो, सुपर स्लो, धीरे 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 बेबी स्टेप, भागने की कोशिश कर। जितना फास्ट होगा तो उतना नहीं, फास्ट नहीं कर दोगे। आप मेरे को कोई भी ऐसे कोचेस बता दो जो 10 साल पहले भी वहीं थे और आज भी वहीं है। या तो नए कोचेस ने उनको डोमिनेट कर दिया, या वो तरीका भूल गए, या उनको लगता है उनका तरीका काम नहीं करता। और जो कोचेस है, ऐसे भी कोचेस हमारी इंडस्ट्री के अंदर जिनकी रिस्पेक्ट तब भी उतनी थी, वो आज बड़ी होगी, आज बड़ी होगी, क्योंकि वो लोग ना कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ करते, वो जानते हैं मेहनत ही सब कुछ है, वो मेहनत ही कराते हैं। आप आदमी डरता है उनके पास जाने से, ट्रेन करने से। ऐसे बहुत सारे कोचेस हैं जिनके पास मैं डरता हूँ। मेरे को जिन आदमी ने सिखाया, वो खैर अभी इंडिया में नहीं रहते, उन आदमी ने पहली चीज़ मेरे को क्या बोली थी कि वेट तेरी मर्जी का, मोमेंट मेरी मर्जी। मैं तेरे को गधा नहीं बनाना चाहता। वेट जो तू बोलता है, 2 किलो का डंबल उठाना है, 2 किलो का डंबल उठा, किस तरीके से उठाना है ये वो मैं बताऊँगा। तो कह रहा है इससे ज़्यादा तो लिमिट नहीं, इससे ज़्यादा तो मैं छूट नहीं दे सकता ना, 1 किलो का उठा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइस हुआ है, उनका तरीका ऐसा था, वो 1 किलो में 20 किलो लगता था। आज मेरे एकेडमी के अंदर उन्हीं के शायद फॉर्मूलाज के लोग हम चलते, तो जो 30-35 किलो के डंबल है वो शायद यूज़ भी नहीं हुए कभी। इतने बड़े बड़े एथलीट ट्रेन करने आते हैं, वो यूज़ ही नहीं हुए। वो लोग कहते हैं यार ये कभी यार यूज़ होंगे भी नहीं। इट इज द राइट टेक्निक ऑफ हाउ टू वर्क आउट। टेक्निक आप समझ लो, अगर आप सर पे खड़े होके किसी को ट्रेनिंग करा रहे हो सच्चे मन से, तो आप ट्रेनिंग सही कराओगे। आप सिर्फ ये कराने के लिए करा रहे हो कि ये कब ट्रेनिंग करें और भाग जाए, तो आप फिर खुद ही पहले भागने की कोशिश करोगे, है ना। हम लोग अब जब लोग आते हैं तो सबको पता है कि भाई वहीं रहते हैं, सुबह आ जाते हैं 6 बजे और रात को 10 बजे तक वहीं रहते हैं। कभी भी फ़ोन कर लो, वो बस फ्री होंगे तो हमें ट्रेनिंग कराएंगे, और जब हमें कराएंगे तो सारे म्यूज़िक वगैरह सब कुछ बंद होगा, शांति होगी, हम भी फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। और उसके लिए वो सबसे पहले अपने फ़ोन को साइड रखेंगे कि मैं भी नहीं करूँगा। और फिर 45-50 मिनट का जो सेशन होगा वो करने के बाद फिर साथ ही बिठाएंगे, साथ ही खाएंगे, फिर चिल करेंगे।
है ना। जैसे हम लोग के यहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जब मैं दुबई गया था तो जो मेरे कोच थे उनको शीशा करने की बहुत आदत थी। वो बड़ा हुक्का पिया करते थे और पता नहीं कहाँ से वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर आदत आ गई। तो मेरे ट्रेन यहाँ पे एथलीट्स पहले ट्रेन करते हो बड़ा हैवी, फिर प्रोटीन पीते और फिर वो शीशा करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं इसमें तो अमीनो प्रोफाइल लगती है हमको, आप इसमें जब BCA डाल के रखते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए ना तो बॉडी अच्छा लग रहा था। your body ends up showing such results slowly. आप कभी भी आके मेरे जिम पे देखोगे, जैसे आज मैंने बताया ना सुबह का सेशन था तो अभी सारे लोग शेरू का प्रेप कर रहे हैं। वो सारे ट्रेनिंग इस एक्साइटमेंट में ख़त्म करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद ना आधे घंटे शीशा सेशन होगा और उसमें बातें करेंगे। और उसमें बातें पता है क्या होगी, सिर्फ फिटनेस की। एक लड़का हमारे वहाँ पर है जो सबका खाना बना कर देता है। हम लोगों के यहाँ एक रूम बना हुआ है टेरेस के ऊपर, मेरे पास टेरेस गार्डन बना के रखा है जिम पे मैंने। तो जितने भी एथलीट होते हैं किसी को कोई होटल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे वो मेरे टेरेस पे रुको, उनके लिए शेफ़ है, वो उनको डाइट का खाना बना कर देगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ताले को बाहर से लगा के चला जाता हूँ कि कोई जोमेटो वाला भी ना आ सके। अरे वाह, शेफ दे दिया, खाना दे दिया, फ्रिज दे दिया। वो 6 दिन तुम यहाँ हो, बाथरूम में सब कुछ है, नीचे जिम है, तुम यहाँ से नहीं निकलोगे, तुम्हें जो खाना चाहिए ये लड़का बना कर देगा। होता है ना मन में कि जोमेटो ऑर्डर कर लो, ये ऑर्डर कर लो, छुप के ऑर्डर कर लो, नीचे जाके खा लो। यहाँ से जिम, जिम से ऊपर। 3 दिन के लिए आए हो तो 3 दिन, 2 दिन के लिए आए हो तो 2 दिन। और मेरे एथलीट जानते हैं कि मैं खुद खाना बना के खिलाता हूँ उनको। वेरी वेरी नाइस। हाँ, और वेरी गुड इनिशिएटिव। इसीलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि क्यों होटल में पैसे खर्च करने, क्यों कहीं और पैसे खर्च करने, बना के तो रखा है नहीं है। मेरा खाना भी तो बनाता है, तुम लोगों का बना देगा तो क्या होगा। और फिर हम रात को कितनी बार ऐसा होता है कि अब शो से पहले ना ये जो 7 दिन होंगे ये मेरे कहाँ जाएंगे मुझे भी नहीं पता। वो 7 दिन हम रात को 4-4 बजे तक बैठ के बातें कर रहे हैं, सारे एथलीट बैठे हुए। आप समझ के चलो एथलीट को इन दिनों में स्ट्रेस क्यों होता है। खाली पेट है, भूखा है, टाइम पास नहीं हो रहा, कब तक क्या देखेगा। जब साथ मिलके बातें करते हल्का हो जाता है। और मैं भी वही खाना खाता हूँ जो वो लोग खाना खाते हैं। अगर वो ग्रिल्ड ब्रेस्ट खा रहे हैं, बॉइल्ड राइस खा रहे हैं, मैं भी वही खाऊंगा उनके साथ, कि उनको अजीब ना लगे कि भाई तो ये मंगा के खा लिया, भाई तो ये मंगा के। तो मैं 6 मील उनके साथ उनकी खाता हूँ। और अभी भी सारे लोग, अब जैसे आज 10 बजे 11 बजे सब आने शुरू हो जाएंगे तो शाम को 4-5 बजे तक सब आराम से बैठेंगे। एक एक्सरसाइज पे थोड़ी देर रेस्ट कर लिया किसी ने, फिर कोई मूवी देख ली, नेटफ्लिक्स देख लिया, फिर शाम को जाके कार्डियो कर लिया, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो है ना, वो एटमॉस्फेयर देना बड़ा ज़रूरी है कि लोग उस पीक वीक से डरे नहीं, भागे नहीं, उसको इंजॉय करें। अब बिलीव करना मेरी पूरी टीम के अंदर वो एक्साइटमेंट होती है ना शो से पहले, और वो एक्साइटमेंट शो से ज़्यादा पता है क्या होती है, ये लास्ट के 4-5 दिन की, है ना। तो अब जैसे दिल्ली के अंदर है, अब यहाँ दिल्ली NCR, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, पलवल में, यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आप सोचो वो सारा काम छोड़ के रहते हैं इन दिनों में, कि 6 दिन वो सुबह 6 बजे अपने घर से निकलते हैं और रात को 10 बजे जाते हैं। पता है सिर्फ किस लिए, ये जो 3 लड़के कम्पीट कर रहे हैं इनको हैंडल करने के लिए, उनका स्ट्रेस। कोई अगर मेरे 4 लोग कम्पीट कर रहे हैं ना, राइट, तो चारों के साथ 4 वो लड़के होंगे जो कम्पीट नहीं कर रहे। उन चारों को पता है क्या काम है, वो बोलेंगे मैं आज तेरे को असिस्ट कर रहा हूँ, तेरा काम है यहाँ बस लेटे रहना, तेरे को जो चाहिए ये डायरी के अंदर सब लिखा पड़ा है, तेरे को टाइम पे उठाते रहेंगे और खिलाते रहेंगे, तू बस लेटा रहे, तू कहीं भी नहीं जाएगा। उसकी मसाज करता रहेगा, उसको लिटाता रहेगा। तो सब भाई भाई की तरह रहते हैं। जो कम्पीट कर रहा है उसका काम सिर्फ बैग उठा के गाड़ी में बैठ के जाना है, उसको खाने का प्रॉब्लम नहीं है, उसको किसी चीज़ का। तो उसका असिस्टेंट है वो उसके लिए सब कुछ प्लान करके रखता है कॉपी में लिख के। तो समझो कि जो मेरा विजन है ना वो बहुत बहुत अलग है। मैं दुबई में जब शो खेला था ना तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी जो इंडिया में कभी नहीं। क्या? बैक स्टेज। क्या था बैक स्टेज में? यहाँ पे आदमी ना देख के आपको जलता है, हाँ, या आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं देखने मिलेगी। आप जीत जाओगे ना तो आदमी जो सेकंड आया वो आपसे बात भी नहीं करेगा, वो आपको ऐसी शक्ल दिखा कर जाएगा, आप सोचोगे कि मैंने क्या गुनाह कर दिया है जीत कर। वहाँ स्टेज पे चढ़ने से पहले जब आपको आदमी एकदम पॉजिटिव वाइब, इतनी पॉजिटिव वाइब्स देता है ब्रो, इट्स ओके। और जीतने के बाद जो सेकंड आया है वो आपको इतना प्यार करता है ना, आपके साथ खाना खा रहा है, 3rd आया, 4th आया, 5th आया, टॉप 10, इतने अच्छे से आपको लगता है यार ये जीत है। वो यहाँ नहीं है। क्यों? आपको क्यों लगता है यहाँ पे क्यों नहीं है? नहीं, आप व्हाट इज द रीजन? आपके ख्याल से क्या रीजन? आदमी अपनी कमी छुपाने के लिए ना बहाना ढूंढता है। वो विनर के अंदर कमियां ढूंढेगा, और वो कमियां वैसे जब नहीं ढूंढ पाएगा बोलेगा फिक्सिंग से जीती है, उसने तो फिक्सिंग कर ली थी। अब वो मेंटली मैं उससे अच्छा दिख रहा था, वो अपने आप को गलती तसल्ली देना चाहता है। करेक्ट। अरे 1st, 2nd, 3rd तो आएंगे ना, आप तीनों विनर हो यार, 4th, 5th भी विनर है। वो उस दिन आपसे अच्छा था। इट इज़ अबाउट डे, तुम्हारा दिन है। पर मैंने जो चीज़ यहाँ पे देखी है, मैंने वो जो बैक स्टेज
वो जो नज़रें होती है ना कि अरे आज इसको देख लेंगे, आज इसको बताएंगे, क्या बताओगे यार, मैं भी तो कम्पीट करना है, तुम्हारी तरह मेहनत करके आया हूँ। तो आज मेरे से आके हाथ मिला के ये बोल कि भाई आज अच्छे से करेंगे, आज मज़ा आएगा, स्टेज एंजॉय करेंगे। ये इंडिया से बाहर आपको हमेशा देखने मिलेगा। वहाँ एक एथलीट दूसरे एथलीट को कभी भी नीचे नहीं खींचेगा। वो इतना पॉजिटिव बैक स्टेज जो होता है ना, यहाँ पे हमारे बैक स्टेज नेगेटिविटी बहुत होती है। एक आदमी अपने कंपेटिटर को दुश्मन समझता है। हाँ, करेक्ट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं। आप किसी और है उसको इस बार देख लेंगे, इस बार, और उसको देखने के लिए वो करेगा कुछ नहीं, 4 इंजेक्शन फालतू लगाएगा, वो अपना बीपी बढ़ाएगा। उसको ये नहीं पता कि वो तो खुश है। जिस आदमी को, जैसे मेरे को पता है मैं खेलने आया, मैं तो खुश हूँ, जिस मेरा माइंड सेट ये हो गया ना, उसको नहीं पता कि वो ये सब करके अपनी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा के अपनी कंडीशन खराब कर रहा है वहाँ बैठकर। तो मैं इसीलिए अपने किसी भी एथलीट को उस ऑरा के बीच में ही नहीं आने देता। इसीलिए मैं अपने एथलीट के चारों तरफ एक अलग ऑरा जनरेट करके रखता हूँ जो पूरा पॉजिटिव होता है। जहाँ मेरा एथलीट सिर्फ लेटेगा, उसके साथ में हंसी मजाक करने वाले वही लोग होंगे जो एक हफ्ते से उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। वो उसको घेर के रखेंगे, उससे हंसी मजाक करेंगे, उसको खाना देंगे, उससे बातें करेंगे, जोक्स क्रैक करेंगे, और उसको बाद में पंप करा के बिना किसी को देखे स्टेज को चढ़ाएंगे। बस, उनका दूसरा काम नहीं है। तो ये चीज़ अगर कल को मेरी टीम बड़ी होती है या जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो आप समझना हमारी टीम हर कहीं होगी। मेरे को अभी मेरा एक स्टूडेंट आयरलैंड compete कर रहा है 30 जून को, हर्षित। व्हाट अ गाय, आप वन ऑफ द आने वाले टाइम का मोस्ट नोन मेंस फिजिक गाय ही विल टर्न। उससे अच्छा मेंस फिजिक के एथलीट बहुत कम होंगे, और होंगे तो वही टॉप 5 टॉप 10 के अंदर होंगे। और आप उसका नेचर देखना कभी। अभी वो आइलैंड के अंदर है, 30 तारीख को उसका शो है। उसने मेरे को कल रात को वीडियो कॉल पे क्या बात की है पता है, कि भैया दिल्ली में शो में आ जाऊँ क्या 7 दिन के लिए हेल्प करने। मैं कहा तू अभी तेरे शो की तैयारी कर, और यहाँ से 2 लड़के मेरे टिकट करा कर बैठे हुए सिर्फ हर्षित के हेल्प करने के लिए, 70-70 हज़ार की अपनी जेब से, कि हम हर्षित के साथ रहेंगे आइलैंड में शो पे, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह। तो मुझे लगता है कि बस यही कमाया है मैंने। what you're trying to build is a community, ये and वो चीज़ होना ज़रूरी है, वरना मतलब ही नहीं है। कि मैं जानता हूँ ना, बैक स्टेज मैंने जब जाके कम्पीट करा, अगर आपके साथ कोई नहीं होता पॉजिटिव मूड करने वाला आपका, आप पहले हार जाते हो। स्टेज पे वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता फिर। बिल्कुल भी नहीं। और कम्पीट कर रहे हैं ना, आज नहीं कल ये समझ आएगा। आप समझ के चलो, आपने कभी ओलंपिया के बैक स्टेज पे देखा है कि वो लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं? आप समझे ना, जब वो जीतते हैं लड़के लड़कियां, वो कितने अच्छे से एक दूसरे को हक करते हैं, कितने अच्छे से रहते हैं। हाँ, ये दिमाग में रखना कि ठीक है अगली बार उसको हराना है, किसी भी तरीके से हराना है, ये चीज़ गलत है। हराना है जो तरीका है उसी से हराना है ना यार। और हार के फिर दुखी होकर उसको दुश्मन नहीं समझना। मेरे को आज भी एक याद है, एक एथलीट बड़ा अच्छा दोस्त होता था 2015 में मेरा, 2016 में 3-4 स्टेज मेरे साथ खेला, ठीक है, नहीं जीत पाया वो लड़का। वो आज तक मेरे से बात नहीं करता, 10 साल हो गए इन बातों को, पता नहीं क्यों। बिकॉज आप जीते वो हारे तो हाँ। इसलिए यार। पर ये ठीक है, मैं जीत सकता था, मैं जीत गया, इसमें दोस्ती खराब करने वाली कौन सी बात है ही नहीं कुछ। और आप इस बार, आपने शायद आज तक ये चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, बैक स्टेज आप मेरे कहने पे एक बार नोटिस करके देखना एथलीटों को, सेफ ग्रुप का, आपको दिख जाएगी शक्ल पे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये टाइम ज़रूर जाऊँगा मैं। हाँ, और आपको 100% दिख जाएगी वो बात। ब्रेक मिलेगा ना, आई विल जस्ट गो एंड हैव अ लुक एंड सी क्या हो रहा है पीछे। आपको वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का माहौल होना चाहिए वो कहीं भी नहीं दिखेगा। आपको एक नेगेटिविटी दिखेगी, आपको लोग एक दूसरे को नफरत से देखते हुए दिखेंगे, आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ये इसको बढ़ते हुए देखना चाहता है या वो उससे अच्छा है। आप और किससे जाकर बात कर लीजिएगा, उसके बारे में तेरा क्या कहना, इतनी गालियाँ देगा कि उसको जानता भी ना हो, क्रेजी, पता नहीं किस वजह से। तो आप समझिए माइंड सेट ही तो है। माइंडसेट ही वैसे है। मैं स्टेज कम्पीट करने जा रहा हूँ और स्ट्रेस लेकर, किसी के लिए नफरत लेकर। आप समझो कॉर्टिजोल एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेस आदमी को वैसे ही ख़राब कर देती है, और बॉडी बिल्डर्स को तो बहुत जल्दी, वो कब बॉडी की कंडीशन चेंज कर दे आपको पता नहीं चलता। तो और ये तो यहाँ सबसे ज़्यादा इनको पता ही नहीं चल रहा है ये क्या कर रहा है। अब मोस्टली मेरी टीम में सब तो सबको ही आदत पड़ गई है, जो पुराने मेरे साथ है वो कुछ नहीं करते, वो एक कोना लेते हैं, बैग रखते हैं और सो जाते हैं। उनका काम ही सिर्फ सोना है। स्टेज आएगा बस खड़े होंगे, टैन करेंगे, उनको नहीं पता कौन कम्पीट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और कोई भी आदमी, मतलब आप समझ लो पिछले आज तक कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मेरे से बोला है भाई मैं तो ये डिज़र्व करता था, वो डिज़र्व करता था, वो शायद आज हमारे साथ नहीं है। पर जो लोग रहे हैं, मैं किसी ने मेरे से आके ये नहीं बोला कि भैया मेरी कमी क्या रही थी।
मैंने कहा तूने सब कुछ किया जो मैंने तेरे को बोला, ऑनेस्टी के साथ किया। कोई आदमी तेरे से अच्छा था? जैसे पिछले शो में क्या हुआ, अब जजेस पहले स्टीव जज करते हैं, हेड जज। अभी भी स्टीव ही है। अभी भी जज है, स्टीव है। पिछले साल स्टीव नहीं थे, डेरिक थे ना। तो अब मैं इतने टाइम से स्टीव की जजमेंट को नोटिस कर रहा था और वो चीज़ देख रहा था कि ये क्या, हर किसी का एक पैटर्न होता है कि इनकी जजमेंट का क्या पैटर्न है। जो स्टीव का है वो डायरेक्टर नहीं है, करेक्ट है ना, वो आंखों का फर्क है। स्टीव की जजमेंट को कहीं ना कहीं मैं समझ गया था। वो होता है कि आप कोई फॉर्मूला क्रैक कर लेते हो कि वो आदमी ये चाहता है, कोई बहुत कंडीशन चाहता है। तो मैंने सुमित को बोला तुझे एक एथलीट का मैंने नाम लूंगा नहीं जिसका, मैं कहा तुझे उसको क्रैक करना है बस, क्योंकि तेरे ग्रुप में सिर्फ वही लड़का जीतता है। कहता ठीक है भाई। अब स्टेज वाला दिन आ जाता है तो ऐसे खड़े होते हैं ना, फर्स्ट इधर सेकंड इधर, तो अगर मैं फिफ्थ सिक्स तो मैं यहाँ, सेवन्थ तो जो मेरे आगे हैं। तो सुमित यहाँ खड़ा हुआ था, सिक्स पे होगा या सेवन्थ पे होगा, जिस पे भी होगा, और जो मैंने टारगेट दिया था वो उससे आगे ही खड़ा था। यार आपने तो बोला था यार उसको बीट करना है। तो अब उसने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगता है, मैं कहा सुमित कमी तेरे में नहीं थी, समझ, कमी मेरे में थी, क्योंकि मैं इनकी जजमेंट का जो पैटर्न है वो स्टडी करना भूल गया था। मैं जिस जजमेंट को देख रहा था वो जजमेंट बिल्कुल इससे ऑपोजिट। और ये तेरा तो वो कर रहा था ना जो मैं कह रहा हूँ, कमी मेरे अंदर थी, ये प्रॉब्लम मेरी तरफ से हुई, ये मिस्टेक मेरी तरफ से हुई कि मैं उन वाले जज की पैटर्न को स्टडी नहीं कर पाया, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो समझ के चलो, अगर आपने उस स्टीव का फॉर्मेट आपने वो क्रैक कर दिया था, क्रैक कर दिया मतलब आपको समझ आया इस कोच को मस्कुलर चाहिए, इसको थोड़ा सा बल्कि चाहिए। वो आप जब टेरिक एल्गिंडी आए पहली बार थे, अब वो मेरे को पता ही नहीं था उनको क्या चाहिए। करेक्ट। आप समझो, अगर मैं अपने आप को स्मार्ट कोच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को स्मार्ट मूव्स भी तो लेने पड़ेंगे ना। करेक्ट। मैंने कभी आज तक ये नहीं बोला होगा इस जजमेंट में गलती होगी। जज तो अपना काम कर रहा है ना, नजर देखने का तरीका है। वो एक बड़ी फेमस चीज़ है कि आप ग्लास को आधा पानी भर दो, किसी से पूछो वो लोग आधा खाली, कोई कहेगा, तो सब अलग अलग जवाब देंगे। ऐसी जजेस है, किसी को बहुत रिम्ड चाहिए होता है, किसी को थोड़ा सा बल की बॉडी चाहिए होती है, तो सबके अपने अपने तरीके। मेरे को भी जैसे मेंस फिजिक को मैं कुछ और देख रहा हूँ, दूसरा कोच कुछ और देख रहा होगा। सही है। तो वो कोच के काम है, स्टडी करना, जजमेंट का क्राइटेरिया देखना, कैटेगरी डिसाइड करना, उसको बताना कि तेरा ग्रुप कौन सा है, तेरी कैटेगरी कौन सी है। ये तो कोच का काम है ना, एथलीट का काम थोड़ी है। एथलीट का काम तो कोच को फॉलो करना है। और कोच सिर्फ बॉडी बनाने पे ध्यान देते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये कौन से ग्रुप में खेलेगा, इसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, इसके कंपेटिटर्स कौन कौन है, पिछले 5 शोज में कौन, इसके शो में टॉप 5 कौन है, उनमें क्या बेटर है जो इसमें नहीं है। मैंने बोला फुल टाइम कोचिंग यही है। अब जो मेरे 4 एथलीट कम्पीट कर रहे हैं, तो मेरे को आप बिलीव करना, कोई नया चेहरा आ जाए तो पता नहीं, पर उन चारों के ग्रुप में जो टॉप 5 पिछले 5 शोज में आ रहे हैं या 5 साल में आ रहे हैं, मेरे को सबके नाम पता होंगे कि रिपू तेरे ग्रुप में ये लड़के हैं जो पिछले 3-4 साल से टॉप कर रहे हैं और तू पहली बार खेल रहा है। तो ये 4 हमारा टारगेट है। वो रिपू को भी नहीं पता कौन है, फॉर एग्जाम्पल वो सुमित को भी नहीं पता वो 4 लड़के कौन है, क्योंकि सुमित को पता ही क्यों करना है, उसका काम है फॉलो करना जो वो है। पर वो काम मेरा स्टडी करना कि उस गेम के अंदर कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, उससे क्या इंप्रूव होना चाहिए, उससे क्या, उसके अंदर क्या चीज़ है, उनकी प्रोग्रेस इंस्टाग्राम पे उनको स्टॉक करना कि उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, उसकी कैसी चल रही है, हाँ हम पीछे तो नहीं चल रहे हैं। तो ये कोच का काम है। ये मैं तभी कर पाऊंगा तो मैं फुल टाइम कोच हूँ। करेक्ट। यू कैन बी एन एथलीट एंड अ कोच टुगेदर। एग्जैक्टली। और अब समझिए थोड़ा, मेरा एथलीट भी कम्पीट कर रहा है, उसी स्टेज पे मैं कम्पीट कर रहा हूँ, तो भले ही मैंने कुछ भी नहीं किया, पर एक बार को मेरे स्टूडेंट के मन में आ गया सर कुछ अलग कर रहे हैं, सर मेरे से अलग कर रहे हैं, वरना तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। Okay, so by let's get into very chilled out phase of the podcast. It's called the rapid fire. तो rapid fire में क्या है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो जवाब दिमाग में आ जाए, फर्स्ट जो जवाब आएगा, you tell me what the answer is, right? Okay, are you ready? Yes. So brace yourself for the rapid fire of the anthropic mic testing. मैं आपको कोई एथलीट्स का नाम लूंगा, आपको मुझे ये बताना है कि आपके ख्याल से उनके बैग में, जिम बैग में क्या चीज़ होगा। ठीक है? क्या क्या चीज़ होगा? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँगा दीपक नंदा, तो आपको मुझे बताना आपके ख्याल से उनके जिम बैग में क्या चीज़ होगा। अच्छा, ठीक है। ओके। सर्गी कॉन्स्टेंस, अ गुड वेस्ट। ओके। काई ग्रीन, समथिंग फॉर हिज हेयर। देखो सर। संग्राम दादा,
issue, Okay. Manoj Patil. something for his hair too. Okay. He's a very styling hair. Sahil Khan. Lot of things. Name one. I guess perfume. A very ठीक. good perfume. ठीक है. Virendra Guman. मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता नहीं, but I'm sure some vegetarian protein bars. So Yes. must be good protein, veg protein source. Veg protein. ठीक है. Growing up, we all liked superheroes, right? Superheroes, super powers. And हम लोग वो चीज़ें फैसिनेट होते हैं कि यार सुपर हीरोज के जो पावर्स होते हैं ना हमें भी चाहिए. हाँ. सो अगर आपको एक मौका दिया जाता है हैव अ सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी? मैं शुरू से ना स्पाइडरमैन से पता नहीं बड़ा इंस्पायर्ड था, लाइक The web I of climbing, jumping, flying. yes. ठीक है. When you got into the sport of bodybuilding and जब compete करते थे, आप कई लोगों से मिलते थे, कई कोचेस से मिलते थे, जजेस से मिलते थे. What is the best advice you ever got? Going too slow is the fastest way to reach the success. Okay. And what is the worst advice you got? 25 दिन में कंपटीशन खिला दूंगा खेले आपने? ना. वर्स्ट थिंग ना. बट जब आप जोश में रहते खेलने के लिए, कोई बोलेगा 25 दिन में अगर आपको रेडी करूंगा शो के लिए, तो पहली एडवाइस क्या मिली थी कि गोइंग टू स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू रीच दिस. तो दिन आपको उसके बाद आपको 25 दूसरे 25 दिन वाली समझ नहीं आई क्योंकि ये वाली when you're successful and when you're seen, जैसे आपने कहा था कि you know you want to be famous, हाँ. and when you're famous obviously there are rumors that spread out. Yes, 100%. What is the on top of it, what is the rumor that was spread about you which you heard Lot of. on top of your mind, the most craziest humor? वो फिक्सिंग से अपने एथलीट्स को जिता देता है. ऐसा खुद जीत जाता अगर ऐसा होता. ठीक है. अगर आपको आपके बॉडी में अगर एक चीज चेंज कराना है तो क्या होगा वो? मेरे बाल. ठीक है. क्यों? बड़े थे ना, हमेशा से वो बड़े चाहिए थे पर हुए नहीं कभी. ठीक है. What is the key of fitness? डिसिप्लिन. Discipline. ठीक है. सभी को पता है कि अगर आप एथलीट हो, अगर आप compete करने जा रहे हो, तो आपको एक स्ट्रिक्ट मील फॉलो करना पड़ता है. 6 meals a day, प्रॉपर ये टाइम टू ये टाइम खाना है. तो अगर वो विंडो मिल जाता है चीट मील करने के लिए, हाँ. तो आप क्या चीट मील खाते हो? पिज़्ज़ा और जलेबी. और जलेबी. क्या कॉम्बिनेशन है. ठीक है. हु इज योर फेवरेट इंडियन एथलीट? हर कैटेगरी में अलग है. मेंस बॉडी बिल्डिंग. आई लाइक सुनील यादव. ओके. He's too good. And who's your favorite international athlete, bodybuilder? This Hadi Chupan. Hari Kuban, okay. What is the biggest fitness myth? Fitness myth क्या है आपके ख्याल से? The biggest fitness myth? खाना मत खाओ, पतले हो जाओगे. मतलब just have 2 meals and you will able to lose your weight. लोग ऐसे बोलते हैं apparently. तो this is myth. I know. But लोग सुनते भी है. And कर भी है ना. And कर भी लेते हैं because they don't go through proper advice and proper training and proper coaches who give them right advice. पूछो आप, इवन कहीं और मत जाओ, अपने घर में अपनी मम्मी को पूछ लो, वो पूछेगी वेट कुछ करना है, आप बोलोगे कि हाँ प्रॉपर डाइट करनी. मैं 2 ही रोटी तो खाती हूँ सुबह हाँ. और 1 चाय पीती हूँ बस. हाँ. किसी को पूछ लो. और ये मिथ है कि कम खाना खाने से आदमी पतला हो जाता है. करेक्ट. बीमार जरूर हो जाता है पर पतला. आपको अगर वेट कम करना है आपको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा. सही है. सिस्टम है ना, वो मशीन जब तक चलती ही नहीं रहेगी, अगर आप खाना नहीं दे रहे हो तो मेटाबॉलिक मशीन चलेगी ही नहीं, और चलेगी नहीं तो काम नहीं करेगी. लोग आज के टाइम पे IM कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. मेरी कोई भी कुछ नहीं समझ आता. मेरी 2 ही चीज़ समझ आती है, मेहनत करो, खाना खाओ. राइट. करेक्ट. तो उस अगर आपने वो कर लिया तो आप अचीव कर लोगे. बिना मेहनत करे खाना खाना भी खराब है और सिर्फ मेहनत करना भी खराब है. तो इट हैज़ टू बी बैलेंस. राइट. आपका सपना क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ योर्स? अबाउट like fitness industry or in total, Like in fitness, what is your dream? Like I want to achieve this in the next 5 years. What is your dream in the next 5 years? I will take my athlete to Mr. Olympia, and that is what my brain actually already conceived. तो होगा नहीं होगा ये शायद लक पे डिपेंड करता है, बट मैंने जैसे आपको एक बताया था कि when you conceive it you can achieve it. Absolutely. So this is what my brain can conceive. कि definitely in 5 years I will take my one athlete, at least one athlete to the Olympia stage. This is 100%. ठीक है. And one message for all the athletes who are watching us right now.
any message for all the athletes, no matter what category they're competing in? ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल आंसर है. तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में. कोच के बारे में, कोच आपको क्या दे रहा है उसके बारे में, आप क्या खा रहे हो उसके बारे में, आप क्या सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो उसके बारे में. तो रिसर्च ज़रूर करो. और आप समझना इन्हीं 4 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब की चीज़ें लिए रिसर्च हो जाएगी. किसी को कोई गर्लफ्रेंड बनानी है, उस गर्लफ्रेंड के बारे में सारी रिसर्च कर लेगा. किसी को कोई गैजेट खरीदना है, उसके बारे में सब कुछ रिसर्च कर लेगा. कुछ भी करना होगा, कहीं जाना होगा, किसी शहर में जाएगा, बाद में पहले रिसर्च करेगा. सही है. पर बॉडी के अंदर क्या खाना खा रहा है, उसका पर्पस क्या है खाना खाने का, एनाबॉलिक क्या यूज़ कर रहा है, वो करेगा क्या बॉडी के अंदर जाके. और कोच कौन है, क्या मैं नाम बड़ा सुन के कोच जा रहा हूँ या उसके काम भी बड़े हैं. इन 3-4 चीज़ों के बारे में रिसर्च कर लेगा एथलीट तो कभी मार नहीं खाएगा. Superb. तो बस ये चीज़. Done. Thank you very much, bro. But before we come to the end of the podcast, एक छोटा काम है. हाँ. I have this mug, the Andropic mic testing mug, हाँ. and I want you to sign it and give me a nice message on the mug. Do research. Thank you very much, bro. Thank you so very much. Do research. And this is the message from Sundar, right? So, bro, a big thank you for coming on the podcast. And I will not let you go empty-handed. I got a small gift as a token of appreciation Thank you so from the entire team of Andropic Mic Testing. Thank you so much. Thank you very much for coming in and making this possible, bro. Thank you so much. I think we had a wonderful conversation. We have a wonderful message delivered out to everybody. And I'm sure we'll have a lot of fun in the coming event at Shadowclassic. Definitely. Thank you, bro. Thank you very much for coming. It means a lot. Thank you. Thank you very much.